Rajat and Swati, they both have just now became parents. इन दोनों के Instagram अकाउंट सस्पेंड हो गए, गॉन। किसी का हार्ड वर्क, सालों का हार्ड वर्क एकदम से यूं बिना उसकी गलती के उड़ जाता है। वो चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा डिसहार्डनिंग थी ना कि मैं वो लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। प्रेगनेंसी के टाइम पे ना लड़कियों को एक और फियर भी होता है कि यार कहीं मेरी बॉडी शेप ना खराब हो जाए। सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि Delivering a baby is a very painful process. मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा शिवर कर रही थी, वो इतना ज़्यादा ब्रेड टेकिंग प्रोसेस होता है ना उस टाइम पे। तो फादर का भी तो बहुत कुछ चल रहा होता होगा ना उस वक्त अंदर। अब समझ में आता है कि भाई बाप ने क्यों अपने ऊपर खर्चा नहीं किया था, वो बाप बन के ही समझ में आया है। What's this postpartum वाला पूरा फेस? पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से एक वुमेन ऐसे टाइम से निकलती है जहाँ वो ये भी सोच रही है कि मैं अपने आप को मार लूँ। जो इस पूरे फेस की आपकी सबसे बेस्ट मेमोरी रही है? हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट। दिस इज नमित चावला। तो गाइस, आज का हमारा पॉडकास्ट ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट पे जो गेस्ट्स आए हैं वो कुछ वक्त पहले भी हमारे पॉडकास्ट पे आए थे, जहाँ पर हमने उनसे बात की थी उनकी लाइफ, उनकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी, उनके रिलेशनशिप, उनके लव और उनकी मैरिज के बारे में। लेकिन आज क्यों स्पेशल है आज का ये पॉडकास्ट? क्योंकि अब ये लोग 2 से 3 हो चुके हैं और आई गेस अब तक बहुत से लोग समझ चुके होंगे, थंबनेल में भी देख के बहुत से लोग समझ चुके होंगे। टुडे वी हैव विद अस नन अदर देन रजत एंड स्वाति। कुछ टाइम पहले आप लोगों ने इन्हीं के मुंह से सुना इनकी पूरी जर्नी के बारे में, बट अब इनकी लाइफ का एक ऑल न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज दे बोथ हैव जस्ट नाउ बिकेम पेरेंट्स। वेलकम रजत एंड स्वाति। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द नमित शो। थैंक यू नमित, थैंक यू फॉर मोस्ट वेलकम। कितना टाइम हो गया पेरेंट्स बने हुए? ऑलमोस्ट 4 months। 4 months। ऑलमोस्ट 4 months है, कल मतलब 4 months हो कल 4 जाएंगे, months हो 4 months हो जाएंगे। गए। ओके, ये क्योंकि ना ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होते ही मेरे को एक फ्लैशबैक आ रहा है। हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि रजत भाई जो है ना वो डेट्स को लेके बड़े पर्टिकुलर है। नहीं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए ना, तो याद ही नहीं रहता। उनको उस वक्त भी याद था कि सबसे पहली बार किस दिन मिले थे, किस दिन प्रपोज किया था, किस दिन क्या कुछ हुआ था, पर्टिकुलर विद डेट्स। तो कब हो रहे हैं 4 months पूरे? कल 4 months पूरे हो रहे हैं। वाओ, 4th month बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है। वो तो हर मंथ होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गाइज, रजत और स्वाति के इस लाइफ के नए चैप्टर के बारे में बात करें, बिकॉज आई फील यहाँ पे ना बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। एक बड़ी लॉन्ग स्टोरी है, बट उससे पहले जो लोग रजत और स्वाति को फॉलो करते हैं, जो उनको इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो करते आए हैं, उनको ये बात ज़रूर पता होगी कि इनके साथ ना पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, जो कि सिर्फ इनके साथ ही नहीं और बहुत से क्रिएटर्स के साथ हुई है। इंस्टाग्राम पे स्पेशली इन दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गए, गॉन। एंड काफ़ी दोनों परेशान थे पिछले कुछ दिनों में। सो आई रियली वांट टू नो हुआ क्या भाई, क्योंकि ना मैं आई गेस किसी भी पॉडकास्ट पे पहली बार बात हो रही है कि जब एक क्रिएटर का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। रिसेंटली तो बहुत क्रिएटर्स के साथ ऐसा हो रहा था। सो व्हाट इट इज, क्या होता है, हाउ इट स्टार्ट्स, उस टाइम क्या फील हो रहा होता है? तो आप लोगों के केस में कैसे स्टार्ट हुआ? यार बेसिकली क्या हुआ, पहले तो हमें समझ में ही नहीं आया हुआ क्या। हम तो किस दिन हुआ था? हम जब अपनी अभी भी बता रहा हूँ, मैं बेबी के साथ ट्रिप पे गए थे, फर्स्ट ट्रिप गोवा। पे गए थे गोवा। हमारे हम उसकी बड़े second एक्साइटेड trip थे कि हम अपने बेबी के साथ फर्स्ट ट्रिप जाएं, बीच पे फोटोज खिंचवाएंगे ना। मतलब होता नहीं कि अपना मन में तो अपनी बेबी से सनसेट में फोटोज लेंगे। तो हम गए, फर्स्ट डे तो हमने ट्रैवल करा, हम टायर्ड हो गए, हम सो गए। नेक्स्ट डे हमने बड़े खुश, हम बाहर गए कैफे में, अच्छे सनसेट में फ़ोटो खिंचवाई। रात को भी हम पार्टी करने गए। रात को पार्टी करके ना हम जैसे ही होटल है ना, रात को अराउंड 2:30 बज रहे थे। मतलब उस रात को तो मम्मा, मेरी मदर इन लॉ स्वाति की मम्मा, वो हमारे साथ गई थी। हम ये था कि उसकी मम्मा भी फर्स्ट टाइम मतलब बीच वगैरह देखेंगी, उनका भी होता ना, एक पेरेंट का भी रिएक्शन देखना होता है। तो हम बड़े एक्साइटेड। तो सेकंड डे तो हम जब पार्टी करने गए थे, तो हम रात को मम्मा के पास छोड़ के गए थे रूम में और पार्टी करके आए। हम रात को आए, हम बड़े खुश कि हमने ना ऐसे पार्टी करी वहाँ पे। तो उसने स्टोरी वगैरह डाल दी। अब एकदम से इसने भी डाली, मैंने भी डाली, 2 स्टोरी। एकदम से नोटिफिकेशन आई कि योर अकाउंट हैज़ वायलेटेड द कम्युनिटी गाइडलाइन एंड योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड। दोनों को एक साथ? इसको आए तो फिर मैं तो डर गया एकदम से। मेरे को लगा शायद हमने पार्टी की जो स्टोरी में शायद अल्कोहल वगैरह कुछ दिख रहा हो, शैंपेन वगैरह दिख रहा हो, शायद इस चक्कर में ना हो गया। और मैं जस्ट उससे 5 मिनट पहले ही सोई थी, तो रजत ने मुझे उठा के बोला, स्वाति तेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। मैं नॉर्मली समझ में लगा अरे कुछ नहीं हुआ होगा। तो रजत ने देखा सच में सस्पेंड हो गया और कुछ भी नहीं आ रहा। मेरे सारे अकाउंट्स उस टाइम सस्पेंड हो गए। मेरा बिजनेस अकाउंट स्वाति क्लॉजेट, मेरा फेसबुक, मेरा स्वाति _ सब सस्पेंड हो गया विद इन 1 minute। तो वहाँ पे एकदम से ऐसा हुआ। अब हमें समझ में नहीं क्या हुआ। मैंने तो भैया फटाफट अपनी स्टोरी डिलीट करी कि मेरा भी ना उड़ जाए।
फिर जब बाद में उसमें देखा अपील डाली कि नहीं हमने आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर डिसीजन, काइंडली रिव्यू, आई हैव नॉट वायलेटेड एनी गाइडलाइंस, प्लीज़ रिव्यू इट एंड गिव अस माय अकाउंट बैक, ऐसे करके मैंने उसमें डाला। फिर उसमें मैंने रीज़न बाद में देखा वाई, उसमें लिखा आ रहा था कि 2022 में लाइक 4 years एक पहले वीडियो पोस्ट हुई थी जो उसको कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट मैं करता उसका हुआ रीज़न मैंने आता हूँ, दिखाया। उसमें जो वो नहीं होती जैसे जो नॉर्मल कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी होती है, वीज़ा के हेल्प करते हैं जो, तो उसके अंदर हम स्वाति ने 4 साल पहले का तो याद भी नहीं, जितने प्रमोशन होते हैं महीने में 2-3 प्रमोशन भी होते हैं, सालों पहले का कहाँ याद। उसने जनरली डाला था कि आप यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हो, आपको कहीं पे भी आपको पागल नहीं बनाया जाएगा और आपको गुड प्राइस के अंदर अच्छी चीज़ मिल वीजा जाएगी, आपका लग ठीक है, जाएगा। अच्छी हेल्प मतलब हेल्प आउट कर देंगे। और ये तो नॉर्मल है पूरे हर ऑल ओवर इंडिया में, जगह जगह कंसल्टेंसी की तो शॉप ओपनली चल रहे हैं, वो लोग भी वीडियो डालते हैं उस चीज़ की। तो हमें लगा यार इसमें तो कोई वोलेशन हो ही नहीं सकती, तो उन्होंने उस चीज़ को डाल दी ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। मैंने कहा ये तो कोई सेंस ही नहीं बनती, इसमें ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन क्या है। और वो डाला, हमने रिव्यू डाला, उसका भाई अपील का रिप्लाई नहीं आ रहा, स्वाति के सारे वो चले गए। फिर मैंने रात को 2:30 बजे फुकरा इंसान को, मतलब अभिषेक को मैंने कॉल कर दिया सीधा कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई, वो होपफुली अवेलेबल था। तो उसने बोला भाई एक काम करो, मेरे पे एक बंदा वो हेल्प कर देगा, कल दिन में बात करवाता हूँ। उसने फिर दिन में एक बंदे से बात कराई, वो बंदे मतलब वो था कि वो लीगल प्रोसेस से खुलवाने के बाद वो फिर पैसे वैसे मांग रहे थे। पर मेरे को यार इस चीज़ में पैसे वैसे ना लोगों ने बोलता है पैसे दे के मत करवाना, क्योंकि जब कोई अकाउंट पैसे दे के खुलवा लेते ना वो लोग आगे कुछ करके प्रोसीजर से, वो जानबूझ के ना दोबारा कुछ टाइम बाद उन अकाउंट में दिक्कतें करवाते हैं ताकि वो दोबारा तुमसे पैसे मांगे। इंटेंशनली मतलब ऐसा होता है, तो तुम उस स्कैम में मत फंसना। फिर मैंने उससे अभिषेक मैं ऐसा हो गया, तो अभिषेक ने मेरी हेल्प आउट करी, हमने मेटा टीम के पर्सन्स को कॉन्टैक्ट करा, क्योंकि हमने मेल वेल ये तो सब चीज़ें कर दी थी सपोर्ट पे, बट कहीं से रिवर्ट नहीं आ रहा था। विद इन दैट हमें बताना भूल गए कि जिस दिन मेरा अकाउंट गया था उसी के नेक्स्ट डे हमने बहुत अपना माइंड मेकअप करने की कोशिश करी, क्योंकि फर्स्ट टाइम लड्डू से ट्रिप पे गए थे, मम्मी गई थी साथ में, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, घर जाके सेटल कर लेंगे, हो जाएगा सब ठीक, अभी यहाँ एंजॉय करते हैं। उस दिन हम जस्ट थोड़ा माइंड मेकअप करके बाहर गए ही थे, कैफे में जस्ट एंटर किया, कवर चार्जेस दिए और इतनी देर में देखा रजत का भी अकाउंट चला मेरा भी चलेगा। हम कहीं से कांटेक्ट ही नहीं कर सकते मेटा टीम को, नहीं तो माँ से अपील पे बात कर रहे थे, मेरा अकाउंट चला गया। जिस दिन रात को आपका गया उसके अगले दिन में आपका गया। हाँ ऐसा हुआ, तो बिल्कुल मूड खराब हो गया। हम बाहर आए हैं, मम्मी भी है, बेबी भी है, हम बच्चे के सामने दिखा नहीं सकते नेगेटिविटी ना, मुंह पे स्ट्रेस नहीं जाता कि बच्चे ना, क्योंकि बेबी बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं। हाँ, तो इस चक्कर में ये था कि जब कुछ हो जाए बट बेबी के आगे नहीं कर सकते। फिर हमने अभिषेक मलान ने मेरी बहुत हेल्प करी, कॉन्टैक्ट करवाया मेटा टीम के मेन पर्सनस को, मेटा टीम मुंबई जो है उनको कॉन्टैक्ट करा, उन्होंने कहा मेल भेजो, मेल भेजा, वहाँ से भी मैं सच रिप्लाई नहीं आया। फिर मेरी एक और फ्रेंड्स के थ्रू हमने मेल करवाया, तो तब जाके रिवर्ट हुआ उस प्रोसीजर में। थैंकफुली मेटा टीम ने देख लिया और फिर इसको प्रोसेस किया। फिर लिखा है कि हाँ हमसे मिस्टेक हो गई, कि तुमने कोई वॉयलेशन नहीं करी, वेलकम बैक ऑन इंस्टाग्राम, ऐसे करके मेल आया, सारे अकाउंट आ गए, बट इसका अभी तक फेसबुक अभी भी नहीं आया। फेसबुक में लिखा रहा है कि आपका अकाउंट एसोसिएटेड था स्वाति मंगो से, सस्पेंडेड है, तो इसलिए हमारा आपका फेसबुक भी सस्पेंडेड है, जबकि इंस्टाग्राम वापस आ गया। तो वो कुछ ग्लिच है, उसके पीछे भी लगे हुए हैं, अभी उसमें भी लगे। बट ये मेटा टीम का क्या हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, बट मैं ये सोचता हूँ कि जैसे हमारे पास तो जो यार प्लस पॉइंट था कि हम थोड़े से फेमस हो गए, लोग थे अच्छे हमारे पास जान पहचान के, तो बहुत लोगों ने हेल्प करी, ये नहीं कहूँगा, बहुत लोगों ने, हमने वीडियो भी डाल दी थी, उससे भी क्या एकदम से वायरल हो गई थी, मेरे अकाउंट पे डाली, तो मेटा टीम के पर्सन ने भी मुझे कॉन्टैक्ट करा, उसने मेल पे हमारे उसको एक्सलेट करने की बात करी। तो हमारे को तो हेल्प में होता भाई, जितने क्रिएटर दूसरे हैं जो थोड़े कम फॉलोअर वाले, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं सालों से बेचारे, उनका जिनका अकाउंट जा रहा है सस्पेंड हो रहा है, तो इतने मैसेज आ रहे हैं। मुझे वही था कि यार चलो अच्छा हुआ आपने पॉडकास्ट से पूछ लिया, हमने एक वीडियो भी डाल दी थी इसके ऊपर कि ऐसे ऐसे करना है। तो मुझे लगता है यार किसी का हार्ड वर्क, सालों का हार्ड वर्क एकदम से तुम बिल्कुल मतलब यूं बिना उसकी गलती के उड़ जाता है, और उसके बाद तुम रिवर्ट में जब अपील डाल रहे हो उसका कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, अकाउंट डिसेबल कर रहे हो, तो फिर मतलब लगता है बहुत ना डिसहार्डनिंग होता है। क्योंकि एक होता है कि जैसे तुम समझ लो किसी ने भाई पूरी ज़िंदगी लाइफ सेविंग करके तिजोरी में घर में अपनी जमा कराओ, और एकदम रात में एकदम से तुम बाहर गए, चोरी हो, घर में सब चुरा के ले जाए, तो तुम्हारे लिए कितना, और तुम्हारी नौकरी भी चली जाए, उस तरीके से था। तो बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेसफुल था वो वाला फेस। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि जितने भी क्रिएटरों के साथ आज के टाइम में हो रहा है कि भाई बहुत बुरा फेज है, मतलब एक क्रिएटर ही समझ सकता है। छोड़ चुकी थी, मतलब ऐसा हो गया था, बहुत स्ट्रेसफुल था। इवन दो मैं तो बेबी को भी देख रही हूँ, और मदर तो ऑब्वियसली बेबी के लिए मतलब फुल टाइम कनेक्टेड है, तो उस वजह से आई एम ओपनिंग अप विद इट। बट मेरा मैं ब्रेस्ट फीडिंग पे हूँ एक्सक्लूसिवली, उस वजह से मेरा मिल्क सप्लाई 0 हो गया, मतलब स्ट्रेस की वजह से मैं अपने बेबी को फीड ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका पेट नहीं भर रहा, वो इतना क्रैंकी हो रहा था। हम लोग ट्रिप पे थे, उसको मुझे फार्मूला देना पड़ा। फार्मूला मैंने उसको पहले भी दिया था थोड़ा, बट वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो उसको वही डाइजेशन इशू हुआ, कॉलिक हुआ, गैस हुई, बेचारा बहुत रोता था, परेशान। हमारी ट्रिप बहुत स्पॉइल हो गई, मतलब ना जितने हम एक्साइटमेंट में गए थे ना, ऐसा लगा था जैसे किसी की बुरी नज़र ही लगी हो। हालांकि मैं इन चीज़ों में मानता नहीं हूँ, नज़र वजह सब चीज़ों में,
बट फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब ना खुद की टोक जैसे कहते हैं ना लग गई, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा मतलब वर्स्ट केस और था। वो इतना परेशान हो रहा था, उसको देख के मुझे और स्ट्रेस हो रहा, वो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, मिल्क सप्लाई 0 होता जा रहा है। ऐसा हो रहा था कि मैं उसको फुल डे में भी एक बार भी मैं उसका पेट नहीं भर पा रही थी, इतना बुरा हाल हो गया था। और 10 डेज हमारे इतने मुश्किल निकले ना, मतलब ठीक है ये चीज़ तो हुई ये तो स्ट्रेस था ही था, बट बेबी को देख के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। मैं तो बाकी सब क्रिएटर को भी बोलूँगा जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो सब 1-2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आप प्लीज़ फॉलो अप करना। अगर आपका अकाउंट बाई चांस सस्पेंड होता है तो आप दूसरा, आपको कोई फेसबुक हो तो वेल एंड गुड। अगर आपका फेसबुक नहीं, क्योंकि मेरा फेसबुक नहीं गया था जिससे स्वाति ने बात करी थी मेरे अकाउंट के लिए, तो आप उसमें मेटा टीम पे जाके उन्हें बोलना प्लीज़, क्योंकि जो कस्टमर सपोर्ट होता है तो ये बीपीओ वाले हैं, थर्ड पार्टी है, उनके पास कोई ऐसा है नहीं, बट वो एक काम कर सकते तुम्हारे मैटर को ना एक्सलेट कर सकते हैं इंटर स्पेशलाइज टीम के अंदर। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ उनको बताओ कि तुम जनरली बहुत परेशान हो, रिक्वेस्ट करो। अगर वो आप तुम्हारा मैटर आगे मेटा इंटरनल स्पेशलाइज टीम को फॉरवर्ड कर देंगे ना, तो आपको स्पेशलाइज टीम से बंदा लाइक 4-5 डेज के अंदर मैसेज करेगा उसी टिकट के ऊपर। उसमें लिखा होता है यू विल गेट द पर्सन टू यू विद इन 24 आवर्स, पर 24 आवर्स से भी ज़्यादा लग सकता है, 4-5 डेज लगते हैं वर्किंग, और उसके बाद वो आएगा, वो आपकी हेल्प कर सकता है। और जो भी लोग आए ना कि हम पैसे दे देंगे, पैसे दे के मत खुलवाना, वो आपकी स्ट्राइक वगैरह कोई कुछ ग्लिच है वो हटवा नहीं पाएगा, तो वो दोबारा से तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो उस चीज़ में मत पड़ना, मैं तो सजेस्ट करूँगा मेटा टीम के पीछे ही पड़ जाना, पागलों की तरह पीछे पड़ जाना, क्योंकि जैसे आप मेल कर रहे हो, जैसे आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वैसे दुनिया में लाखों लोग कर रहे हैं, इतने अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, तो आपका मेल ऊपर नीचे जा सकता है, तो आपको बार बार रिकनेक्ट करना पड़ेगा ही करेगा। तो ये चीज़ करना, तो उसी से आपका खुलेगा अकाउंट। ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, और ना हो तो फिर किसी साइबर लॉयर से जाना, इसमें एक लीगल तरीका भी वो भी हमने जाना था, बट उसमें थोड़ा टाइम टेकेंगे, लाइक 20 डेज 15 डेज लग सकते हैं। वो आपका एफिडेविट और आपका आईडी प्रूफ वगैरह लगा के उसमें पूरा अपॉलोजाइज करके, मतलब पूरा रीज़न देगा कि आप तुमने विदाउट एनी रीज़न, इसमें ऐसा कुछ है नहीं वॉयलेशन, तुमने इसको वॉयलेशन में डाल के हटा दिया, तो वो मेल मेटा के पास सीधा कोर्ट से जब जाता है ना, तो लीगल उसमें वो ध्यान देते हैं उनको, क्योंकि उनको रिवर्ट करना होता है ना कोर्ट का, तो उससे खुल जाएगा। बट साइबर लॉयर को हायर करना है, किसी वो लॉयर को मत करना। अगर आपकी गलती नहीं है तो भी अकाउंट वापस आएगा, अदरवाइज अगर आपने कुछ वॉयलेट किया है तो फिर कोई चांसेस ऐसे लगते नहीं, उसके लिए अपॉलॉजीज जाती हैं जो, बट वो साइबर लॉयर से ही करना, वो तुम्हारा काम करवा देगा, हो जाएगा, इतना स्ट्रेस मत लेना। क्योंकि एक्चुअली क्रिएटर्स जो होते हैं ना, अगेन आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, आप एक वेल नोन क्रिएटर हो, आपकी अच्छी फॉलोइंग है, आपके कनेक्शंस हैं मार्केट में, तो आपके लिए थोड़ा फिर भी फीजिबल रहा। और जो नया क्रिएटर है, जो जानता ही नहीं किसी और बंदे को आसपास, और आज के टाइम में कोई किसी को किसी पड़ी भी नहीं है, हाँ, जो पुराने लोग हैं, जिनके पुराने नोन्स हैं, वो चलो फिर बात कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने वो विद टाइम डेवलप किया है। बट जो फ्रेश अभी बिल्कुल आ रहे हैं ना, जो बन रहे हैं, वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, बट बिकॉज इतने नोन्स नहीं है, इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो डेफिनेटली वो फिर कहीं ना कहीं उनके लिए स्ट्रेसफुल। और बीइंग अ क्रिएटर आई नो कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है ये चीज़ कि भाई ये क्या हो गया। मैं लिटरली 1 वीक तक पूरी रात नहीं सोई हूँ। और लड़का तो ये सोचने लग जाता है यार, उसने ना आज के टाइम में ना हर किसी पे लायबिलिटीज पहले ही है। उसको ये पता होता है यार मैंने गाड़ी की किस्त भरनी है, कुछ भी लाइफ में कोई खर्चा, घर का कोई खर्चा हो, कुछ काम हो, ये ऑन द स्पॉट उठ गया ना यार। कोई बंदा नौकरी से भी निकालता है तो ना नोटिस पीरियड दिया जाता है, 2 महीने का नोटिस पीरियड देते हैं कि तुम्हें 2 महीने सैलरी मिली, 2 महीने में बंदा अपना कुछ देखता है इधर उधर जॉब। इसमें तो तुम्हारा ऑन द स्पॉट उठ रहा है, बंदा कहाँ जाएगा। अब देखो इसके चक्कर में इसका फेसबुक अभी तक नहीं आया, फिर इसके फेसबुक के चक्कर में इसकी कोई वीडियोस ने मेरे फेसबुक पेज पे भी क्रॉस पोस्टिंग में थी। अब इसका पेज नहीं है तो उन्होंने कोई वो एरर दिखा के ना मेरी मोनेटाइजेशन बंद कर रखी है फेसबुक पे। अब मोनेटाइजेशन तो एनी क्रिएटर के लिए इनकम सोर्स है ही ना, तो दोनों का फेसबुक पेजेस की दिक्कत आ रखी है। अब हमारा वो अर्निंग सोर्स सफ़र कर रहा है, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं। गलती हो तो बंदा एक्सेप्ट करे ना, बिना गलती के तो हमारे को लॉस तो हम बियर कर रहे हैं, लाखों रुपए का लॉस होता है उस चीज़ में। तो वो ये इसमें बहुत ज़्यादा ग्लिच, जब से इन्होंने AI डाला ना इसके अंदर कि और ऑटोमेटिक वो थोड़ा सा भी वर्ड लिख दिया, ट्रस्ट 100% ट्रस्ट, कुछ ऐसा कुछ वर्ड देख लिया, वो बिना वेरीफाई करे ह्यूमन से वो सीधा ही उसको रिजेक्ट कर देता है। और हमारे बाद इवन हमारे पास अभी भी 5 to 10 लोग ऐसे कॉन्टैक्ट में जिनके अकाउंट चले गए हैं, क्रिएटर्स है वो बहुत मिलियन में फॉलोअर्स हैं उनके, बहुत लोग हैं। मैंने उनको कॉन्टैक्ट कराने की कोशिश करी ट्रैक मेटा से ही कि तुम ये मेल लो, इनसे बात करो, नंबर लो, कर देंगे, पीछे पड़ जाना तो भाई मुझे गाली मत देना मेटा वालों। तो यार देखो मेरे को लगता है तुम लोग यार कर सकते हो, तुम उस अथॉरिटी में हो, तुम मतलब कर सकते हो, तो मेरा मानना है किसी की रोजी रोटी के ऊपर। और एक इंडिविजुअल जिसने वक्त देकर ये चीज बनाई है ना, उसके लिए वो सब तो कुछ मुझे है ये उसका। लगता है कि हमने भी तो वो फेस करा, तो मुझे पता भाई कितना बुरा लगता है। तो इसलिए मेरे पास जो भी आता है कॉन्टैक्ट में आता है, मैं उसकी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि वो उसका सब कुछ है जो उसने इतने वक्त से बनाया। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहीं ऐसे देखता हूँ जैसे हम तो सालों से कर रहे हैं, हम लोगों ने कि थोड़ा
पीछे से भी ना बंदे ने सिस्टम सही कर लिया पुराने क्रिएटरों ने। अब क्या है, क्रिएटर बेचारा नया नया कमाना शुरू हुआ है, वो अपनी नींव बेचारे ने नई नई जड़ें बनाई है, बट ऊपर का पानी डालना ही ख़त्म करवा दो तुम, तो उसको सालों लगते हैं ना कुछ चीज़ को बनाने में, तो वो भी चीज़ उनके लिए बहुत बुरा लगता है। तो वही जो तुम्हें प्रोसेस बताया उसके पीछे पड़ जाना, सबसे पहले मेटा टीम के पीछे पड़ना वेरीफाइड अकाउंट से, और वरना उससे ना हो तो सीधे साइबर लॉयर को हायर करना, वो तुम्हारा लीगली तुम्हारा काम करवा देगा। चलो, दैट्स अ वेरी हेल्पफुल एडवाइस आई फील सारे क्रिएटर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट रजत भाई। अब आते हैं आप लोगों की एक्चुअल लाइफ जर्नी के बारे में। तो जब हमारा लास्ट पॉडकास्ट हुआ था, कौन सा मंथ चल रहा था स्वाति? रजत भाई डेट्स तो आपकी ज़्यादा बेटर आएंगे। नहीं, मेरे को उसकी डेट, मेरे को सिर्फ स्वाति की डेट्स याद रहती है मुझे अपनी लाइफ की कोई डेट्स याद नहीं रहती। आई रिमेंबर जितना है 4th या 5th, जितना 5th मंथ आई गेस है ना। सो उसके बाद तब तक तो हमने डिस्कस किया था। तो गाइस जिनको नहीं पता, छोटा सा प्री कैप मैं ही दे देता हूँ। रजत भाई स्वाति की लव मैरिज हुई है, इनकी शादी भी हो गई, इनका उससे पहले रिलेशनशिप भी था, शादी के बाद दे गॉट ब्लेस्ड एंड यू नो स्वाति बिकेम प्रेग्नेंट। जब मैंने रजत भाई और स्वाति के साथ पॉडकास्ट किया था तब स्वाति वॉज 5 months प्रेग्नेंट। इससे पहले की जर्नी हमने वहाँ डिस्कस की थी, नीचे लिंक डाल दूंगा, जाकर देख लेना। अब वहाँ से आगे की बात करते हैं। सो दैट टाइम यू टोल्ड मी कि ये पेरेंटहुड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट उससे पहले प्री पेरेंटहुड कह लेंगे, प्रेगनेंसी का टाइम कैसा था, कैसी जर्नी थी, बट उसके बाद जब और वो टाइम नज़दीक आने लगता है, हाउ इज़ दैट फीलिंग? जब 5-6 months तक होता है ना, तब तक इजी होता है। जैसे ही लास्ट ट्राइमेस्टर आता है ना, दैट इज़ 3rd ट्राइमेस्टर, वो बहुत मुश्किल होता है। उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, और साथ साथ ये होता है कि वेट गेन हो रहा होता है, आपको स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में अलग अलग जगह, आप रात में सो नहीं पाते हो, सीधे नहीं सो सकते, बिकॉज ऐसा कहते हैं सीधे सोने में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है बेबी में, तो आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड सोना पड़ता है। बट अगर आप लेफ्ट साइड सोते हो तो बेबी गुड़ुम 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 करके मारता रहता है, तो आप सो नहीं पाते हो। तो और खाने पीने में भी प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे वेट गेन होता है, बम्प बड़ा होता है, बेबी का साइज़ बड़ा होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि यू कैन नॉट फील योर सेल्फ। ऐसा होता है कि खाना पीना ढंग से नहीं हो पाता, प्लस सोना ढंग से नहीं हो पा रहा, प्लस ये है कि मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा हो रखे हैं क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो ना चेंजेस तो बहुत सारे आते हैं, बट ये होता है कि एक्साइटमेंट फुल लेवल की होती है, क्योंकि कौन आने वाला है, आने वाली है, जो भी है बेबी आएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो प्रेगनेंसी तो वॉज वेरी गुड फॉर मी, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ में था मेरी पूरी केयर करने के लिए। अभी नहीं हूँ। और मैं प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ, मैंने बोला मैं उसके बाद बात करूँगी इसके बारे में, मदरहुड कैसी थी। तो प्रेगनेंसी में तो ये था कि रजत ने मुझे बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करने दिया, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो मैं पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ अपना ध्यान रख रही थी और रजत मेरा ध्यान रखता था। और मोर ओवर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। मेरी फूड क्रेविंग्स होती थी तो सिर्फ मम्मी के हाथ का खाना खाने की, तो मम्मी पोर्टर कर करके भेजती रहती थी। कुछ चीज़ें तो पति के भी हाथ से बाहर है ना, मैं सिर्फ बाहर से कुछ मंगवा के खिला सकता हूँ क्रेविंग का, मम्मी के हाथ का खाना कहाँ से ऑर्डर करूँ? तो मम्मी के हाथ का खाना तो बस मस्त था। तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ना लड़कियों को एक और फियर भी होता है, स्ट्रेस होता है कि यार कहीं मेरी बॉडी शेप ना खराब हो जाए, क्या पोस्ट डिलीवरी वो ना हो। तो उस टाइम वो स्ट्रेस था उस टाइम पे, यू बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर तो और ज्यादा कॉन्शियस है कि यार मेरा बॉडी शेप नहीं खराब होना चाहिए। उस टाइम पे एक्चुअली में ऐसे था, देखो ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा इतना वेट गेन हुआ नहीं था, बट स्टिल मेरे माइंड में एक चीज़ ऐसी थी कि यार मैं कितनी स्लिम थी, अब मैं एकदम ऐसे मोटी होती जा रही हूँ, कहीं मैं पोस्ट डिलीवरी कहीं वापस उस शेप में ना आ पाऊँ। कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ और घूमना फिरना भी होता है, आपको अपनी शेप में वापस भी आना होता है, तो कहीं ऐसा ना हो। मतलब थोड़ी बहुत ये चीज़ थी, बट उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा, मैं ज़रा सा भी बोलती थी ना कि मुझे शीशे क्या खड़ा है, बाबू तू देख, तू अभी भी कितनी सुंदर लग रही है, अभी भी है, अभी भी है, दिन में दिन सुंदर होती जा रही है। तू बोल रही है मैं मोटी हो रही हूँ, तू पागल सुंदर हो रही है। कैमरे में देख एक बार, फेस कहीं से लगती है मोटी, मतलब इसमें ना अलग ही लेवल का इनसिक्योरिटी है। और मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता, मेरे से वही वाली बात जो शिद्दत मूवी का डाला, मैंने से बोला था तू भैंसी हो जा, 100-150 किलो की हो जा, 1 क्विंटल की हो जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। मैंने जिस स्वाति से प्यार किया वो मतलब बेसिकली अंदर का होता है। एक टाइम के बाद ना इंसान को शक्ल से फ़र्क ही नहीं पड़ता। इंसान के साथ वक्त बिताने के लिए शक्ल काम नहीं आती ना, इंसान को वक्त बिताने के लिए ना इंसान अच्छा चाहिए होता है जो उसको समझे, बात करे। अब वो कितनी हुस्न की मलिका सी और भैंस के पीछे से इनसिक्योरिटी अगर आपको सही करनी हो ना, तो एक मतलब जो मैं अपना माइंड मेकअप जैसे करती थी वो यही होता था कि मेरे पास लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है जो कि मेरा बेबी आने वाला है। अगर मुझे उसके लिए थोड़ा मोटा होना पड़ भी गया या फिर मेरी बॉडी में चेंजेस आ गए या मेरे अंदर चेंजेस आ गए, उसकी वजह से अगर मुझे इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है कि मेरा बच्चा मिल रहा है मुझे, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे कोई फर्क
फर्क नहीं पड़ता, मोटी हो भी जाती, क्या हो जाता है अपना बच्चा। और पहली बार वो जो फेज होता है ना, मेरे को तो सबसे ज्यादा मजा ही उस फेज में आया, झूठ क्यों बोलूं। 5 to 9 में चाहे इसकी प्रॉब्लम थी, इसको देख के मैं परेशान होता था, बट वो सबसे बेस्ट फेज होता है प्रेगनेंसी का। क्यों? तुम हाथ लगाओ बेहतर, धुड़ुम करके लात मारता, धुड़ुम करके लात मारता। और ऊपर से ना मैं तो विले, हम तो कंटेंट क्रिएटर काम बंद कर दिया था, घर पे बैठ रहता था, तो मैं पूरे दिन अपने बेटे के पास बैठ के बात करता, बेटा क्या कर रहा है, बेटी जो भी होगी, मतलब उसके साथ बात करता, तो ना वो रिस्पॉन्स करने लग गया था मेरी बात। तो ऐसा ना बड़ा अच्छा सा फील होता है कि आयो मेरी बात, किसी की सुने ना सुने, मेरी बात सुन के सबसे ऐसे ऐसे ना पैर छप जाते हैं ऊपर, ऐसे फिंगर पेट पे ऐसे बने आ जाते हैं, ऐसे घूसा लगता है, उठता है। बच्चा लेफ्ट साइड सो रही है तो एक तरफ लात उठी हुई दिख रही है ऊपर की तरफ में ना, तो ऐसे स्ट्रेच वो दिखता था, वो इतना मजा आता था, हम इतने एक्साइटेड थे कि भाई बस आज जैसे रात होती थी ना, तो रात को बेबी फुल एक्टिव होता है, तो रात को मैं बिल्कुल नहीं सो पाती थी। मैं देखती थी जब मैं नहीं सो पाती ना, तो ये भी नहीं सोता था। ऐसे होता था कि यार ये सो जाएगी तो मैं सोऊंगा, और मैं नाटक करती थी सोने का, चल मैं सो जाती हूँ, नाटक करती तो ये सो जाए, पर ये बेचारा पूरी रात मुझे देखता ही रहता था कि हाय ये परेशान हो रही है। अरे यार मेरे को पता क्या होता है, चाहे है नेचुरल तरीका, बट मेरा ना पता नहीं क्या होता, मेरे को लगता है यार मेरी वजह से बेचारी इस चक्कर में फंस गई है, मेरी वजह से बेचारी फंस गई है। पहले कितनी आज़ाद थी, घूमती थी, फिरती थी, खुश रहती, बच्ची सी तो है, इतनी जल्दी हो गया। हालांकि क्योंकि हमारा प्लान था नहीं, बताया था मैंने लास्ट पॉडकास्ट में, हमारा प्लान तो था नहीं। मैं पूरी प्रेगनेंसी बस इसी में था, यार मेरी वजह से बेचारी की फ्रीडम, मेरी वजह से बेचारी की बॉडी, मेरी वजह से बेचारी, मैं अपने आप को ऐसा कर चुका था कि यार मैं मेक श्योर करता था कि मैं अब जो मैं नहीं चेंज कर सकता एटलीस्ट, और जो कि हर हस्बैंड का भी होना चाहिए कि मतलब तुम दिक्कर कुछ नहीं सकते, बट स्टिल तुम्हें अपने ना मतलब वाइफ की प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में तुम्हें प्रेजेंट होना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम कितने भी बिजी हो, टाइम निकालो, अपनी बीवी के साथ बैठो, उसकी मन की भड़ास सुनो, वो थोड़ा उल्टा चिक चिक भी कर दे, सुन लो चुपचाप, क्या जा रहा है। माँ बाप से हम पूरी ज़िंदगी माँ बहन की गालियाँ भी सुन, जो इंडिया वाले हैं असल में गाली, कुत्ते, नाच के पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, पूरे हमें तब बुरा नहीं लगा, तो बीवी की 2 ताने सुन भी लोगे तो क्यों बुरा लगना है। माँ बाप तो बचपन में हम देखते थे बिना किसी बात के, पड़ोसी भी आगे सामने अपने आप को सिग्मा दिखाने के लिए भी चाटे चूटे चेक कर देते थे। अब होता था हमें वो चीज़ कभी दिल पे बुरी नहीं लगी, लेकिन बीवी कुछ कह दे तुमसे, थोड़ा सा बीवी की टेंट्रम नहीं चली जा रही कि मेरी कोई गलती ऐसे कैसे बोल रही है, लोग ना गुस्सा कर देते हैं। बट मेरे को वो चीज़ समझ में आ गई थी कि नहीं यार, वो कुछ कह भी देगी, क्या फ़र्क पड़ रहा है, अनटिल और अनलेस वो दिल से मीन करती है उस बात को, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा, मुझे आज भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसको गुस्सा आता है किसी भी चीज़ से, मैं कहता हूँ तू कहीं बाहर मत निकालियो, घर में किसी पे मत निकालियो, बच्चे का मत, तू मुझे गालियाँ बकले, तो मेरे मैं क्या गाल गुल पे नहीं, तो मेरी कमर पे डंडे डंडे बजा दे, कमर पे घुसे घुसे, हमारे ईगो हट नहीं होता इंसान का, तो मार ले, पीट ले, चीख ले, काट ले, जैसे भी हो, बस अपना मत्था ठंडा रख। तो मेरे को होता है कि पूरी प्रेगनेंसी भाई तू जो भी बोल ले मेरे को बोल, लेकिन तू शांत रहे, क्योंकि एनी हाउ आदमी के कांड की वजह से बीवी भी प्रेग्नेंट होती है, तो होता तो हमारी वजह से, क्योंकि हमारे कोई मन में होता है, देखो वो माँ बन रही है, बस सिर्फ वो अकेली माँ नहीं बन रही ना, बाप तो वो तुम्हें भी बना रही है, ठीक है, तो मतलब वो तुम्हें बाप बना रही है, तुम्हारी फैमिली का ब्लड लाइन को वो आगे रेस करने वाली है, तो इतना तो बनता है यार। वो मतलब तुम उसका कर्जा तो कभी जिंदगी में नहीं उतार सकते, इसलिए मैं अभी भी सुन रहा हूँ, मैं 20 साल बाद भी सुनूंगा, 30 साल बाद भी सुनूंगा। तो मैं सुना भी नहीं रही आपको। देखो कैमरे के आगे तो बीवियां बहुत, देखा ना शादियों में, देखना जो औरत घर में गला भी दबा देती होगी ना पति का, कैमरे शादी में आके सुनो जी, वो ऐसी दिखती हैं, ये सच है, बट ठीक है, मतलब बीवी खुश रहनी चाहिए, आदमी तो क्या है, आदमी का कुछ नहीं है, वो रियलिटी है भाई, हैप्पी वाइफ। क्योंकि क्या औरत के पास ना वो शक्ति होती है, तुम्हारे दिमाग को कितना ही शांत रख सकती है और कितना ही खराब कर सकती है, तो बीवी को खुश रखोगे तो तुम्हारे को मेंटल ये दिखावा ऐसे कर रहा है जैसे मैंने इसकी जिंदगी बहुत खराब कर रखी है। नहीं खराब होती, मैं दिखता भी, ये तो ड्रम में भी पहुंचा देती मुझे। तो जितना बेचारी ने स्ट्रेस पे मेरे चक्कर में प्रेगनेंसी में देखा होगा, थैंक यू सो मच for making me father in front of millions of people. Yes, today in front of everyone, bro. I owe you big time. You can ask me anything apart from my life because you are my life. But अब तो लड्डू is also a part of that. वो ना डे में पहले मैं कहता रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, मेरे लिए तो मेरी बीवी है, बच्चा हो गया, मैं इतना नहीं करूंगा, बच्चे तो कल को बड़े हो गए, मैं बहुत बोलता था। बट अब धीरे धीरे जैसे वो हो रहा है ना, तो वो ना दिल में जैसे 2% जगह से करते करते लात मारते मारते 25, 30, 40 ऐसा ना, ऐसा स्पीड में जगह बना रहा है ना, मुझे लगता है कि मतलब 50-50 बस आ ही गया, अभी 49 पे ही है, अभी भी साइड में बैठी है ना 49 पे अभी वो, तो मैं तो बोलती उसको 100% रहने दे, जब 100% बोल दूंगा ना उसके बाद अब तो तुम्हें मेरे से फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने तो कभी भी नहीं बोला, लड़कियों को बेसिक डालो, मुझे तो खुशी होती है। अब बोलेंगी लड़कियों का क्या है, तुम उसके बच्चे को पूरी अटेंशन दो, लेकिन उसके टेंशन में कमी नहीं होनी चाहिए, ये फैक्ट है। बांटना क्यों है, बढ़ाओ ना उसको। ये बात तू बोल रही है,
मेरी सारी टेंशन वहाँ बढ़ चुकी है। अब ये बात हो रही थी ऑफ द कैमरा भी होगी। तो स्वाति लाइक जैसे ये टाइम अप्रोच करता है लड़कियों को ना, एक और फियर होता है बिकॉज हम सब ने सुना है दैट डिलीवरिंग अ बेबी इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, कई बोन्स ब्रेक होने का पेन होता है डिलीवरी में। वो डर लग रहा था कि अब यार टिल 9 months मैंने यही सोचा हुआ था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही ऑप्ट करना था। बट मतलब किसी कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से मेरी सी सेक्शन हुआ डिलीवरी। तो कॉन्सिक्वेंसेस में ऐसे मत बोलो, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे। बेसिकली क्या था, बेबी का ना हेड नीचे नहीं आ रहा था और बेबी हमारा हेल्दी भी था। तो डॉक्टर ने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पूरे 9 months हो चुके थे। बट स्टिल नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही डॉक्टर ने हमें पुश कर रखा था कि नॉर्मल ही करना। बट टाइम ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका था मेरा, और बेबी को डेवलप होने की जगह नहीं मिल रही थी। तो इसलिए 40 वीक्स ऑलमोस्ट हो गए थे, तो इसलिए हमने सी सेक्शन किया। बट सी सेक्शन भी बहुत ज़्यादा पेनफुल है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ होती है, एक तो आपको जब एनेस्थीसिया लगता है। एनेस्थीसिया इतना मतलब चीज़ ऐसी है, क्योंकि मेरे को 2 times लगा था। वो उसकी नीडल अगर ज़रा सी भी हिल जाती है ना, वो दोबारा से करना पड़ता है सेम प्रोसेस। तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। पेनफुल के साथ साथ बहुत एंजाइटी भी देता है, वो उसमें जाके लगता है, डर लगता है। एंड जब वो प्रोसेस हो रहा होता है ना कि आपको कट पिट हो रही होती है, जो वो दर्द नहीं हो रहा होता उसमें कुछ भी फील, बट ऐसा लगता है कि कोई आपके पेट के अंदर बर्तन धो रहा है लिटरली में। मैं तो कढ़ाई भी देखी थी ऐसे, मतलब इतना कोई पुश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और आपको सब दिख रहा है। क्योंकि एक होता है कि आप देखना नहीं चाहते, पर मेरे जैसा बेवकूफ़ इंसान देखना चाहता है कि क्या हो रहा है। तो मैं ना ऐसे, ऊपर मिरर होता है, मैं उसमें सब देख रही हूँ, ऐसे पूरा कटा हुआ है और बेबी को निकालने की कोशिश हो रही है। अब क्या, बेबी तो ऊपर चढ़ के बैठा है, बेबी ना ऐसे आ नहीं रहा खींच के बाहर। तो एनेस्थीसिया वाले पर्सन ने मेरा ऐसे यहाँ पे दबा के ऐसे पुश करके बेबी को जब बाहर निकाला, वो इतना डर वाला प्रोसेस था। आँख भी नहीं बंद की, छोड़ में देखती नहीं। और उस टाइम पे हो रहा था, मैं इतना डर रही थी क्योंकि मेरा बीपी ऊपर नीचे हो रहा था, टेंशन हो रही थी। तो रजत मेरा आपने लास्ट टाइम बोला था कि जब मेरी डिलीवरी होगी ना तो मैं रजत को साथ में लेकर जाऊंगी। यही बताने वाली थी कि रजत को मैं अंदर लेकर ही गई थी, साथ में अपने के साथ। ओटी में अलाउड होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल में अलाउड नहीं होता। बट जो मेरी गायनेक थी ना, वो ही हमारे हॉस्पिटल की ओनर थी, तो उन्होंने ही करवाया था। उन्होंने बोला था चलो ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही ओटी में जाना था मेरे साथ में, ऑपरेशन करना था। बहुत प्यार से उन्होंने स्वाति को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उन्होंने सारी प्रेगनेंसी। हाँ, मैं इतना डर रही थी, तो रजत मेरे साथ में था। मुझे अभी भी वो टाइम याद है, मैं रजत को देख के मुझे डर लग रहा था। नहीं बोल जय बजरंगबली। नहीं हुआ क्या, माना क्या है, हमारा ना इस्कॉन टेम्पल के सामने था। मैं ही बोला था कि कान्हा जी आएंगे, राधा जी आएंगे, हम ऐसे कर रहे थे। नहीं, वो बहुत डर रही। अब होता क्या, इंडियन मेंटालिटी में हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि पीस चाहिए तो कृष्ण जी को याद करो, लेकिन हिम्मत चाहिए तो सिर्फ बजरंगबली याद आ रहे हैं। माना कान्हा जी के गाने चल रहे, तो ये डरी मैं कहा स्वाति सुन मेरी बात, बोल जय बजरंगबली। अभी कृष्ण जी का आशीर्वाद रख, हिम्मत बजरंगबली लाएंगे। बोल जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, बोल जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज, बोल जय श्री राम। जैसे जय श्री राम बोला, मेरे पास वीडियो है प्रॉपर, उसकी रिकॉर्ड हुई, मैंने रिकॉर्ड कर रखे स्वाति के फेस पे। जैसे बोला जय श्री राम या जय बजरंगबली ऐसा बोला, जैसे ही वो लाइन खत्म हुई ना, वर्ड जस्ट एंड हुआ, और ऐसे लड्डू के रोने के बाद ऐसे करके रोने के बाद उसी टाइम वो बाहर निकला। और उस दिन 6 अपना जैन को ना कुछ हनुमान जी का एक बहुत बड़ा डे भी था, और ट्यूसडे भी था उस दिन। मतलब और ऊपर से मैं जाता भी बालाजी, मतलब इतनी चीज़ कनेक्टेड थी कि मैं बालाजी महाराज को ही सबसे ज़्यादा मानता हूँ, हनुमान जी को। मैं वहाँ जाता हूँ, और ट्यूसडे को ही मेरा बेबी प्लान हुआ, और उस दिन हनुमान जी का कोई बहुत बड़ा दिन भी था, कुछ था जो सर्च कर सकते, मुझे इतना याद नहीं, मैं थोड़ा वो वर्ड्स बोल ही नहीं पाऊँगा, वो हिंदी वाले जो वर्ड होते हैं। तो वो था, मैं कहूँ यार सारी चीज़ कितनी कनेक्टेड होती है। फिर हम वहाँ फिर जब वो हुआ उसके बाद अब आपकी डिलीवरी हो चुकी है, तो मैं बाहर निकली जैसे, मतलब जो भी स्टिचेस वगैरह हुए, तो उस टाइम पे ना रजत को बोल दिया था कि एक बार आप बाहर आके साइन कर दो। तो रजत बाहर गया, रजत जैसे ही बाहर जाके वापस, इसने बोला मैं हो गया, वो बढ़िया बेबी हो गया, कह रही, और इसका भी फिर वो वीडियो है, कह रही हम हमारे ने जैसे लगी, मैं कह रहा लड़की होगी, ये कह रही लड़का होगा, मतलब मुझे लड़की चाहिए थी। इसका तो कोई भी हो जाए, बट माँ का तो तुम्हें पता है थोड़ा सा सॉफ्ट क्लोजर अपना बेटे के साथ होता है, और बाप का बेटी के साथ होता है। तो मैं तो बस इतना मेरी बेटी हो जाए, मेरी बेटी हो जाए। बट हमें कहीं ना कहीं एंड के तक आते थे, हमें लग गया था इतना शैतान जो है ना औलाद, वो लड़का ही हो सकता है, मेरी बेटी इतनी शैतान तो नहीं हो सकती। ये मान ही नहीं रहा, ढीठा उतर जा नीचे। तो फिर जब वो ना कह रही क्या हुआ है, नहीं कर रही है, नहीं क्या हुआ है, वो पता क्या डॉक्टर ने क्या करा,
चद्दर खुली ले खुद देख लो। इसके मुंह के पास लगा दिया, मैं हंस रहा, मैंने कहा ले देख ले लड़का हुआ है तेरा। फिर खुश मेरा फिर बेटा। उसके बाद ये बाहर गया, ये जैसे ही बाहर होके वापस आया तो स्टिचेस लग रहे थे, बताया मैं खड़ा हो गया, सर आप साइन करते हैं। अब मैं उठा, एक तो पहले बार ना वो बहुत इमोशनल फेज होता है, पहले तो मैं एकदम घबराहट में होते हो, वाइब्रेशन हो रही होती है, पता है। मैं ऐसे भले ही कह रहा था बोल जय बजरंग बली, कान्हा जी जय श्री कृष्णा, वो गाना चल रहा होता है, हम सारी चीज़ें सुन रहे कर रहे हैं, बट कितना ही सुन लो डर इतना लग रहा होता है ना उस टाइम कि भाई अब मैं दिखा भी नहीं सकता, सब कुछ यार है स्वाति होता रहता है, पुत्र होता रहता है, मैं फुल चिल हूँ, मेरे अंदर से नीचे पैर काँप रहे हैं, मैं हो गया फिर जैसे हो गया बड़े खुश, इमोशनल मोमेंट हो जाए। बेबी तुम्हारे पहले होता है न्यू होता है, उसकी थोड़ी वाइट सी हो रही होती है, मैं करके यार रोता है, पास आता है ना, मुझे अभी उसका फेस याद मेरा आ रहा मानना था, बंदे क्यूट लग रहा था। बंदा इमोशनल हो जाता है, मेरा मानना उस टाइम इमोशनल बंदा सुन पड़ जाता है, उसे समझ में नहीं आता, मतलब वो खुशी ना जब बहुत ज्यादा खुश होता है ना इंसान, एक्सप्रेस करेंगे ऐसे तो वो नहीं फ्रीज समझ हो जाती है, मेरे हाँ। मानना फीलिंग्स है फ्रीज हो जाती है, उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रीज ही होगी, समझ में नहीं कैसे खुशी भी हो रही है, एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा कि सही में हो गया है, बड़ा शॉकिंग सा होता है। फिर उसके बाद मैं खुश हो गया, हमने इसको मैंने थोड़ा रिलैक्स करा, प्यार व्यार करा, थैंक यू ये वो चलो हमारी कपल बात है। फिर मैं खड़ा, उन्होंने कहा साइन वाइन करने, वेट जब दिखवाते ना बीवी का, वो साइन करने, मैं भी खुश होके गया, मैंने साइन करा। और मैं जब घूमा, अब क्या होता है जब हो रहा होता है तो बीच में ऐसे कपड़ा होता है, हम पीछे बैठे होते हैं, जैसे मान लो हम इधर तब हैं, मुझे यहाँ वो पे भी- एक शेड लगा देते हैं वो, और उसके बाद बैक साइड हाँ, पे तो तब तो दिख नहीं रहा होता, कटिंग वो अब पाइप में से रजत खून वहां जाता गया दिखता है, है। वहां से वापस मैं आया ये है। घूमा, ओ भाई मैंने देखा कढ़ाई खुली हुई है पूरी की पूरी, और खून ऐसे ऐसे, मैं ऐसे, रजत क्या हो गया, मैं यूं, मुझे पकड़ा वहां पे, साइड मेरा में जो ICU रूम था। एनेस्थीशियन थे ना, उन्होंने पकड़ा रजत को और एकदम रजत को पकड़ के बिठाया। मैंने बोला अब क्या, जैसे ही ऑपरेशन स्टिचेस लग रहे होते हैं ना, शायद एनेस्थीसिया का नशा होता है, क्या होता है, बट उस टाइम पे ना आप एकदम बेहोश होने लगते हो। तो मेरे मुझे को भी कुछ ICU में ऐसे बिठा से दिख रखा। रहा, बोला रजत कहाँ है, मैं उनको बोला मेरे हस्बैंड कहाँ है, बोले अरे वो तो बेहोश होने वाले थे, उनको बिठाया है। मैं डर गई, क्या हो गया एकदम से, तो बोला क्या हो गया, बोले वो तुम्हें देख के डर गए थे, कोई बात नहीं बाहर जाके मिल लेना। फिर ICU में वहीं ले आए, मैं पहली पानी पी के बैठूं फिर उसके चक्कर, बाद वहां क्या आई, होता है, आईसीयू में जाते हैं ना कट, तो कट, कट। चुप कर तो बॉडी शिवर कर रही होती है, क्योंकि एनेस्थीसिया का जो नशा होता है उसके बाद ही ऐसे ना उसका कोई होता होगा, बाद में होता है, तो बॉडी शिवर करनी स्टार्ट करती है। तो थोड़ा थोड़ा शिवर कर रही थी, इतना मैनेजेबल था मेरे लिए। धीरे धीरे करके लिटरली मैं आई वॉज जंपिंग ऑन द बेड, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा शिवर कर रही थी। और आप आईसीयू में होते हो तो ज़्यादा लोग अलाउड नहीं होते हैं। तो रजत पहले मेरे पास था आईसीयू में, तो उसको बाहर बुलाया गया किसी चीज़ के लिए। वो जब बाहर चला गया तो मेरे पास कोई भी नहीं था, क्योंकि अकेले यही था। अब मैं वेट कर रही हूँ मेरा कब कोई आएगा। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स हो गए। मैंने बोला मेरे हस्बैंड को बुलाओ, रजत को किसी प्रोसेस के लिए लेके गए हुए थे वो। मैंने बोला आपके हस्बैंड फ्री नहीं है। मैंने बोला मेरी मम्मी को भेजो, मुझे कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ हो जाएगा, क्या करोगी, यहाँ पे अलाउड नहीं है। मैंने बोला अरे मुझे कुछ हो जाएगा, बुलाओ, क्योंकि मैं लिटरली मैं जंप कर रही थी बेड पे, इतनी शिवरिंग हो रही होती। बास्केटबॉल बन गई थी। मम्मी आई, मम्मी आके मिली, मम्मी मेरे पास बैठी रही, वो मम्मी को इशारा करे बाहर जाओ। मैंने मम्मी चली गई। फिर मैंने बोला मेरे हस्बैंड को बुलाओ, बाहर गार्ड रजत को अंदर नहीं आने दे रहे, और मुझे गुस्सा आ रहा है कि इसे मेरी पड़ी ही नहीं है। अब मेरे पे क्योंकि माइंड में ऐसे आ जाती है चीज़ की यार ये क्या हो गया। कम से कम 2-3 घंटे में अंदर रही, बच्चा दिखाओ क्या करूँ। मैं तो वहाँ पैनिक कर दिया, मुझे मेरा बेबी दे दो। फिर वो बीच में लेके आए उसको, उन्होंने मिलवाया उससे, फिर जाके मैं थोड़ा ठीक हुई। बट बॉडी शिवर कर रही थी ऑलमोस्ट फॉर 6 आवर। बहुत बुरा हाल होता है वो, बहुत ज़्यादा। वो तो मतलब मान लो ऑपरेशन थिएटर से भी ज़्यादा खतरनाक लगता है, क्योंकि ऑपरेशन तो चलो चल रहा, होश में बात कर पा रही, वहाँ तो क्या रहा है दांत कट वाइब्रेट। अब मैं बोलूँ हाँ स्वाति हो जाएगा, बोलना तो पड़ रहा है, और मेरे वो ऊपर कट मेरे पैर नीचे कट हो रहे हैं। मैं बट एक और चीज़ बताऊंगी, जैसे मतलब मैं आउट ऑफ द टॉपिक ही बता रही हूँ। डिलीवरी होती है, आपका बेबी होता है। अब बेबी होने के बाद कुछ चीज़ों की वजह से NICU में बेबी को लेके जाते हैं, आप वेट ही कर रहे हो बेबी कब आएगा आपके पास। और मेरे माइंड में ये था कि मेरा बेबी हो तो मैं उसको फार्मूला ना देने दूँ, ठीक है, मेरा एक पर्सपेक्टिव था, बट उसको फार्मूला एनी हाउ देना पड़ा, बिकॉज मेरा C-सेक्शन था, इतनी जल्दी मिल्क सप्लाई आता नहीं है। तो नेक्स्ट डे तक मैं वेट कर रही थी। तो रात को नेक्स्ट डे तक मैंने वेट किया ही, बट रात के 1-2 बजे के आसपास मेरे से नहीं रहा गया। मतलब मेरा हॉस्पिटल इतना अच्छा था, मैं सीधा बोल रही हूँ, मेरा मैक्योर हॉस्पिटल था। वो इतने अच्छे लोग, द्वारका में वो इतने अच्छे लोग कि मैंने उनको बोला कि भाई मुझे मेरा बेबी दिखा दो। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है आपका बेबी ला देते हैं आपके पास, पर आप ये सोचो बाहर कितनी ठंड हो रही है, हम उसको लेके आएंगे। उन्होंने बात ऐसी बोल दी, मुझे इतना बुरा लग रहा। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, काम करो मेरा फ़ोन लेके जाओ, मुझे फ़ोटो खींच के ला के दो। नहीं हम अपने फ़ोन में खींच के लाए। नहीं मुझे क्लैरिटी चाहिए मेरे बच्चे की फ़ोटो में, मेरे फ़ोन में खींच के लाओ, मैं पूरी रात देखूंगी उसे।
वो क्या लगा होता है Cannula। उसके बाद भी ना कैमरा साफ करके दे रही है, मतलब वाह। कैमरा साफ, मेरे बच्चे की फोटो खींच के लाओ, वीडियो बना के लाओ, क्या कर रहा है अब, फोटो खींच के लाए, वीडियो बना के लाए, पूरी रात उसको देख के सोई हूँ मैं, लिटरली में मैं सोई नहीं बिल्कुल भी, उसी को देखती रही। उन्होंने बोला रेस्ट करना पड़ेगा, नहीं करूँगी, मुझे तो वो चाहिए। नेक्स्ट डे जब बेबी आता है तो लैक्टेशन के लिए आपके पास लैक्टेशन वाले डॉक्टर्स जो हैं वो आते हैं, आपको सिखाते हैं कि लैच कैसे कराना है, बेबी को कैसे आपको फीड कराना है। तो उस टाइम पे ना आपको ये होता है कि आप फटाफट से बेबी को फीड करा दो, पर दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, बेबी फर्स्ट टाइम में फीड नहीं करता है, बिकॉज बेबी को नहीं आता है, बेबी पेट से नहीं सीख के आता है कैसे दूध पीना है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको लैक्टेशन वाली डॉक्टर सिखा रही होती हैं। तो मेरी लैक्टेशन डॉक्टर थी मेरे सामने, उन्होंने मुझे बोला कि अब हम बेबी को लैच करना सिखाएंगे। मैंने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बेस्ट चीज़ है। मैंने जल्दी से पकड़ा, अब बेबी ऐसे रो रहा है, हम उसको लैच करना सिखा रहे हैं। वो इतना ज़्यादा ब्रेड टेकिंग प्रोसेस होता है ना उस टाइम पे, आई वॉन्ट कॉल आउट द नेम, पर उस टाइम पे किसी पर्सन ने मुझे ऐसे बोला कि ले तेरा तो दूध ही नहीं आ रहा, तू बच्चे का पेट कैसे बढ़ेगी, तू कैसे करेगी ये सब। तो वो चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा डिसहार्डनिंग थी ना कि मैं वो लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। मैं ऐसे अपने बेबी को लेके बैठी हूँ, मेरे सामने मेरे डॉक्टर हैं और कोई मेरे सर पे खड़े होकर ये चीज़ बोल रहा है और मैं रो रही हूँ, मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं कि डॉक्टर ट्राई कर रहा है। डॉक्टर ने बोला छोड़ दो, कोई बात नहीं। फिर उन पर्सन को बोला कि आप बाहर जाओ यहाँ से, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि यहाँ अंदर कोई नहीं आएगा, बट स्टिल वो आए, उनको बाहर भेजा। फिर मैंने लैच करने की ट्राई करी, बट स्ट्रेस की वजह से और एकदम एंजाइटी की वजह से बेबी नहीं कर पा रहा था। तो मैं बस यही बोलूँगी कि अगर आपके साथ में ये चीज़ हो रही है तो इससे डिमोटिवेट मत होना, ये एक लाइफ का प्रोसेस है। बच्चा फर्स्ट टाइम से लैच करना नहीं सीख के आता, एंड अगर आपको कोई उस टाइम पे पोक कर रहा है और टोक रहा है, मत ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत बुरा टाइम होता है कि जिस टाइम पे आपको कोई ऐसे बोल देना, और स्पेशली कोई लेडी आपको बोल रही है, तब तो और बुरा लगता है, ठीक है। बट ये चीज़ होती है, तो डिमोटिवेट मत होना, आपका बेबी है। और जितना एक माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा सोच सकती है ना, शायद ही कोई इस दुनिया में सोचेगा। क्यों, बाप तो बुरा ही सोचता है। मतलब बाप तो सोचता है, माँ का तो दर्जा ऐसा बना रखा है धरती पे यार। माँ अपनी सांसें रोक सकती है, बच्चे को दे सकती है। सांसें रोक सकता अपनी बोल, और क्या ऐसा क्या है। हाँ, तो उस टाइम पे मैं, मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा था, वो बहुत डिसहार्टनिंग टाइम था मेरे लिए। पर पूरी डिलीवरी सब कुछ इतना स्मूथ इसीलिए हो गया कि मेरी मम्मी थी मेरे साथ में और मेरा हस्बैंड था। ये रजत लिटरली बता रही हूँ, जो इंसान ऐसे फैल के सोता है और उसको पूरा अपना कंफर्ट पहले चाहिए होता है, ये इंसान मेरे सामने साथ में जो मेरी चेयर थी ना, 3 रातें, तीनों रात मेरे साथ में ऐसे चेयर पे बैठा रहा। और मम्मी भी यहीं थी, ये भी यहीं था, और मम्मी को बोल रहा सो, मैं अब इसके पास बैठूंगा, और ये सिर्फ मेरा हाथ पकड़ के बैठा हुआ है, ये सोया नहीं पूरी 3 रात तक। मतलब ऐसे होता है कि आप कुछ कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा उस टाइम पे वो साथ दिया, शायद मैंने इससे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इतना मैच्योर हो जाएगा विद इन 1 सेकेंड, ऐसे चेंज होके मेरे पे इतना ध्यान देगा। इसने खाना नहीं खाया था जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई थी, सब इसे बोल रहे थे कुछ खा ले कुछ खा ले। फिर हार के, क्योंकि क्या है अब सारे काम कर रहा है, पूरी डिलीवरी होने के टाइम तक भी दोपहर हो गई थी, पूरी शाम से एक रात पहले से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मैं नहीं खा रही थी तो इसने भी नहीं खाया। तो दीदी आई, दीदी ने आके बोला रजत खा ले बेटा प्लीज़ खा ले, तो उसको एक थोड़ा ब्रेड न्यूटेला खिलाया, तो जाके इसने खाया। ये बिल्कुल कुछ नहीं खा रहा था, क्योंकि इसको ये था कि मैंने नहीं खाया, मैं जो कर रही हूँ उसको वही सेम चीज़ फील करनी थी। ये मुँह से नहीं बोलेगा, पर इसको ये था कि अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो इसके साथ भी हो, ये एग्जैक्ट वही फील करना चाहता है। तो मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा ब्लेस्ड कर ही होगा इस टाइम पे, जो बहुत ज़्यादा सीरियस बना दिया तुमने ना पॉडकास्ट को, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब मैं सच बता रही हूँ कि मेरा डिलीवरी प्रोसेस इसलिए स्मूथ था क्योंकि मेरा हस्बैंड और मेरी मम्मी मेरे साथ में थे, और उन्होंने मेरा, मतलब अगर ये नहीं होते साथ में तो मैं इतनी इमेच्योर हूँ इस टाइम पे, और मैं थोड़ा किडिश भी हूँ क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा ने पहले ऐसे बच्चों की तरह पाला, फिर इसने, तो मैं नहीं इतना सब कुछ है ना मैनेज कर पाती, मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ। पर जब ये दोनों साथ में, तो ये सही एक्सक्यूज है जिम्मेवारी सब कुछ अच्छे से हो गया था, क्योंकि मेरे को अपने बच्चे से ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था और इनको मेरा ध्यान रखना था, तो सब अच्छे से। मेरे को तो तेरे ऊपर तो दिखता ही नहीं है बाबू, समझती नहीं है तू। दैट्स द फीलिंग हाउ मदर फील्स, कि कैसे एक मदर के लिए पूरा प्रोसेस होता है। बट भाई डेफिनेटली एक फादर, मतलब मदर सबको दिखता है कि यार वो डिलीवर कर रही हैं बेबी, फिजिकली उनके लिए कितना चैलेंजिंग है ये, और मेंटली भी कितना ज़्यादा प्रेशराइजिंग है। बट
फादर जो साथ में है खड़ा है उसकी लाइफ में भी इक्विवेलेंटली एक बच्चा आ रहा है, वो अपनी वाइफ को ऐसे देख रहा है, तो फादर का भी तो बहुत कुछ चल रहा होता होगा ना उस वक्त अंदर। फादर का बेसिकली बताता हूँ क्या होता है, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं बस अपनी एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मेरे को ना ये था कि हो जाए, मैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला पर्सन, मुझे था हाँ बेबी हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया होगा, जब मतलब भगवान पे भरोसा रखो, सब बढ़िया होगा, ठीक है। तो मैं वैसे था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम खाना पीना हमने सब चीज़ें ध्यान रख रहे हैं, हर चीज़ टाइम टू टाइम में सब कुछ ठीक होगा। बट मेरे को ये टेंशन ये थी कि यार इस टाइम ना मेरे को, मैंने जो सुना था, क्योंकि एक्सपीरियंस बाद में होता है, सुनते तुम पहले हो, कि ना लड़की ना बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन में आ जाती है। तो मुझे ये डर था मेरी बीवी तो पहली नेगेटिव बहुत हो जाती है, नेगेटिव ओवर थिंकर जो होता है ना वो सबसे पहले, इस बारे में बताऊंगी। ठीक है, ओवर थिंकर जो होता है वो ना सबसे पहले 10 रीजन ढूंढेगा उल्टे, फिर एक उसको कोई बताएगा ना तो 11वां सोचेगा वो कुछ पॉजिटिव। तो वो वैसी पर्सन ओवर थिंकर, मैं हूँ एक ही सोचता हूँ अपने मतलब का सोचता हूँ जिसमें मेरे बच्चे को शांति मिले। तो मुझे टेंशन कि यार मुझे इस टेंशन की कोई इसको इनसिक्योरिटी ना हो, कोई टेंशन ना हो, सब कुछ इसके मन में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, कोई आसपास कोई उल्टी सीधी बात ना बोल दे, इसको डिमोटिवेट ना कर दे, कोई ज़्यादा ज्ञान ना पेले इसके आगे, मेरे माइंड में मतलब होता। तो मैं उस चीज़ में मेक श्योर कर रहा था कि यार इसको टाइम से इसकी मेडिकल सारी चीज़ें हो जाए। दूसरा आदमी कोई भी टेंशन होती है क्योंकि वो उस टाइम पे बिलिंग वगैरह 10 चीज़ें हो रही है, वो सब डॉक्यूमेंटेशन सब आदमी को देखने, क्योंकि जो उस टाइम पे कहते हैं ना शादी तक तो मम्मी पापा गार्डियन होते हैं, शादी के बाद ऑफिशियली गार्डियन भी एक हस्बैंड ही होता है। तो वो सारी फॉर्मेलिटी तुम्हें देखनी होती है, तुम अपनी फैमिली को भी देखोगे, तुम अपने ससुराल वालों को भी देखोगे। तो मन में होता है कि यार उस सबको होता है क्या, सब लोग बैठे हैं, सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, सब अपना अपना बोलते हैं, मन में होता है कि यार इस टाइम ये बेचारी बहुत ना इमोशनल ब्रेकडाउन में होगी, इसको मैं थोड़ा ना, मेरी कोशिश ये थी कि मैं इसको थोड़ा आइसोलेट रखूँ, कि कहते हैं बीच में एक शील्ड बन के बैठ जाओ, कि बस जो भी बातें या कोई भी गाइडेंस आ रही है वो फिल्टर होके ही आए। मतलब वो यहाँ पे आएंगी, मेरे से आएंगी, मेरे से पहले वो बात डॉक्टर तक जाएगी, फिर वही बात जो सामने से आएगा उस हिसाब से आ जाएगा। तो मेरे मन में होता कि यार मेरी बीवी को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा नीड ये नहीं है कि लोग आके उसको कॉन्ग्रेचुलेट करें, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग कम से कम उससे बात करें, पॉजिटिव बात करें, उसको उससे खुश हो, अच्छी बात करे, कि उसको ये जताए कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ तुझे लाइफ में मिल गई। तो मेरा माइंडसेट वही होता है कि आदमी का ना उसको खुशी होती है, बट साथ साथ ना 10 चीज़ों की स्ट्रेस होने लगता है। और मैं तो इतना ऐसा पहली बार लाइफ में ओवर थिंकिंग करने लग जाता आदमी जब प्रेग्नेंट होती है ना बीवी, डिलीवरी तक तो वो पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो चुका होता है, उसे पता होता है बच्चा बना, उससे पहले तक तो उसके बच्चे के कॉलेज पढ़ाई, आगे कल को कुछ नहीं भी करेगा तो उसके लिए ये करना है। वो आदमी ना उन चीज़ों में ज़्यादा सोचता है, फाइनेंशियली बेसिस पे ज़्यादा सोचता है कि मेरा बेटा होगा, मुझे उसको जब वो स्कूल में भेजूँगा, फिर वो होगा, वो मेरे से ऐसी बाइक लेनी है, मुझे उसके लिए इतना पैसा जोड़ना है, ये करना है। तो आदमी उन चीज़ों में ज़्यादा होता है, इमोशनल चीज़ों में मदर ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो ये बैलेंस्ड है लाइफ का ना, मतलब मुझे लगता है लाइफ ही ऐसी होती है कि एक थोड़ा इमोशनल ज़्यादा होता है बच्चे में, एक थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकलिटी के इमोशनल चीज़ भी तुम्हें खुशी नहीं दे सकती ना। तो वो चीज़ है, बैलेंस होता है। बट मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मेरी बीवी थी, बच्चे के साथ इमोशनल कनेक्शन होता है, बट मेरी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ मेरी बीवी थी उस टाइम पे। तो बट आफ्टर डिलीवरी के जो 3 days प्रोसेस है वो इसकी वजह से, और मम्मी लड्डू को देख रही थी कि मैं नहीं देख सकती थी, और ये मुझे देख रहा था, तो ये ऐसे सब कुछ। और मेरा एक नेचर ये भी चाहिए, इसकी मम्मी बहुत अच्छी कर लेगी, बट फिर भी जो बात स्वाति की आती है ना, पता नहीं क्यों मुझे किसी पे भरोसा नहीं होता। मुझे लगता है सिर्फ जो मैं करूँगा ना ये मेरे मम्मी पापा पे भी नहीं भरोसा करता। मैं नहीं कर सकता भाई। मेरे को लगता है कि मेरे लिए, मेरी चाहे सबके लिए अपना बच्चा होगा, बट मेरे को मेरी बीवी जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार यही सब कुछ है। ये अगर दुखी होगी तो मेरा तो मत्था खराब हो जाता है मेरा। तो मेरे को होता है कि इसकी जो केयर मैं करूँगा, क्योंकि देखो वो मदर है, उनके 2 बच्चे हैं, उनके लिए तो दोनों भाई होगी ना, एक कटेगा तो एक हाथ तो चल रहा है। मेरे पास एक ही दिल है, दिल एक ही होता है, वो एक ही है, वो लेफ्ट राइट नहीं हो सकता कि तुम इधर डाइवर्ट हो जाओ उधर डाइवर्ट हो जाओ। मेरी बीवी एक ही है, मैं बहुत ही अलग तरीके से सोचूं, चाहे लोग मुझे गाली दे देंगे इस चीज़ के लिए कि नहीं तुम ऐसे कंपेयर कर रहे हो, बट ठीक है वो तुम्हारा माइंडसेट है, तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप तुमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, बट मेरे लिए होता है कि मैं इससे इतना प्यार करूँ जो उसके माँ बाप भी ना कर पाए। तो मैं उस थॉट वाले पर्सन का हूँ कि मतलब शादी करके लड़की अगर मेरे साथ आई है तो मेरा उस दिन से है कि मैं उसे इतना प्यार करूँ कि उसको उसके माँ बाप की याद नहीं आनी चाहिए। क्योंकि माँ बाप, मैं एज अ पेरेंट नया बना तो मेरे लिए सबसे बड़ा पेरेंटिंग का रूल यही है कि हमारे को अपने बच्चे को उस लेवल मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि कल को वो हमारे बिना जी पाए। ये सबसे बड़ा सच है। तो मेरे को वही लगता है, तो मैं उस हिसाब से कि मेरे को अपनी बीवी को, एंड में मेरी औलाद भी मेरे काम नहीं आएगी शायद, बट मैं अपनी बीवी और मेरी बीवी ही, हम दोनों ने ज़िंदगी भर भैया साथ में रहना है, बच्चा रहे हमारे साथ। चलो ये तो अलग चीज़ होगी, तुम आगे भी कुछ क्वेश्चन पूछोगे, उन चीज़ें मैं बोल दूँगा ये चीज़, बट ठीक है मतलब चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो आगे चलते हैं, डिलीवरी भी हो गई सब। अब पोस्टपार्टम एक ऐसा टर्म है जो बहुत ज़्यादा
आजकल लोग अवेयर होने लगे हैं, होता हमेशा से रहा है बट अवेयरनेस नहीं थी पहले इतना, क्योंकि आई फील उस टाइम की जो फीमेल्स थी ना, अब इसलिए शायद उनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि ये सब कुछ नहीं होता, बिकॉज उनके टाइम पे उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। शायद उन्होंने खुद भी उस फेज से गो थ्रू किया होगा, बट क्योंकि इस टर्म को कोई इतना नहीं जानता था, इसके बारे में बात नहीं होती थी, वो फेज निकल गया। बट आजकल हर कोई इस चीज़ को जानता है। मैं इसके ऊपर पूरी एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ बिकॉज आई वांट टू स्टेप अप अबाउट दिस। सो फर्स्ट हैंडेडली एक वुमन जो रिसेंटली एक मदर बनी है, शी नोज हाउ दैट फीलिंग इज वेरी फ्रेश। व्हाट्स दिस पोस्टपार्टम वाला पूरा फेस? देखो, पोस्टपार्टम एक प्रेगनेंसी तो अलग चीज़ हो गई। पोस्टपार्टम एक लाइफ का ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपके हार्मोन्स इतने ऊपर नीचे हो चुके हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस जिसे कहते हैं, कि जिसकी वजह से योर बॉडी इज़ रिएक्टिंग होल न्यू पर्सन। ठीक है, आप एक अलग पर्सन की तरह सोचते हो, आपके मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं, आप इतने इमोशनली ऐसे डिप्राइव्ड होते हो, आपको एंजाइटी हो रही होती है, आप पैनिक हो जाते हो, बहुत चीज़ें होती हैं। एंड अगर आप बोल रहे हो कि इसकी अवेयरनेस अब हो रही है, पहले नहीं होती थी, उसके ऊपर मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि अब सोशल मीडिया आ गया है। सोशल मीडिया पे हर डॉक्टर इसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं सो दैट हर घर में ये बात पहुँचे, क्योंकि आज भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो एक लेडी को एक नॉर्मल पर्सन समझती है। हाँ, बच्चा ही तो पैदा कर दिया, क्या ही हो गया, ऐसा समझती हैं। बट पहले भी यही चीज़ होती थी, पहले सेम यही पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता था, पर फैमिलीज़ लेडीज़ को इतना समझती ही नहीं थी कि पोस्टपार्टम में इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ, आदमियों को पता ही कैसे चलेगा जब औरतें ही इस चीज़ पे स्टेप अप नहीं करके हेल्प करती थी। उनको ऐसा लगता था हम भी तो इस चीज़ से निकले, ये भी ऐसी करेगी, ऐसा होता था। इसलिए आदमियों को कैसे पता चलेगा? तो इसलिए एक चीज़ तो ये हो गई कि पहले के लोगों को पता सब होता था, पर कोई भी इसको सब पर्दा डालने की कोशिश करते थे कि क्या हो गया, बच्चा ही तो पैदा करना है, क्योंकि नॉर्मल समझते थे। और आज की डेट में डॉक्टर्स इतनी वीडियोस डालते हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ पता चल रहा है, तो हर एक न्यू पेरेंट इस चीज़ पे समझता है इस चीज़ को कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से एक वुमेन ऐसे टाइम से निकलती है जहाँ वो ये भी सोच लेती है कि मैं अपने आप को मार लूँ, मैं अपने आप को ख़त्म ही कर लूँ। मैं बताती हूँ, जब मेरी डिलीवरी हुई थी, फेस स्टार्ट कब होता है? सॉरी टू इंटरप्ट। फर्स्ट आप जब हॉस्पिटल में होते हो ना, यू गेट गुड केयर, क्योंकि आपके आसपास नर्सेज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपका सबसे पहली चीज़ आपका हस्बैंड होता है ना। मेरे पास टचवुड इतना अच्छा हस्बैंड है कि मैं सारी चीज़ें, मुझे इतना प्रेशर नहीं आया। बट जब आप घर आते हो ना, तो आपके नर्सेज की केयर गई, आपका बेबी जो है अब आपके पास में फुली, आपको उसका ध्यान रखना है, आपको अपना भी ध्यान रखना है, तो सारी चीज़ें होती है। और मतलब जब नया बेबी होता है, न्यू बॉर्न, तो उसको हर 2 आवर्स में फीड करना होता है। बेबी लैच नहीं कर रहा होता है, फीड कराने का प्रोसेस 1 घंटे का होता है, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लगता है, उतनी देर में बच्चा सोता है, डायपर चेंज होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से सेम प्रोसेस होता है, तो पूरा दिन, पूरे 24 घंटे आपके कैसे निकल जाते हैं आपको नहीं पता होता। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऐसे होता है कि जो आपके आसपास के लोग होते हैं, जो आपके पास आते हैं, है ना, वो आपको हर एक नई चीज़ें बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये ऐसे क्यों कर रही है, ये वैसे क्यों कर रही है, इसको ये नहीं खिलाना, इसको ये नहीं करना, ये नहाएगी नहीं, ये सर नहीं धोएगी, ये ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी, इसको टोपा पहनना पड़ेगा, इसको सॉक्स पहननी पड़ेगी, ये कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। ऐसी चीज़ों से होता है डिप्रेशन। इससे होती है एंजाइटी, क्योंकि आपके ऊपर इतनी ज़्यादा बंदिशें लग जाती है ना कि आप अपने आप को फील ही नहीं कर पाते। एक तो पहले ही आपको बच्चे को देखना है, आपका मिल्क सप्लाई इतना स्टार्टिंग में आ नहीं रहा होता, उसका स्ट्रेस होता है, प्लस आप अपने बेबी को अगर पकड़ भी रहे होते हो तो हर कोई आगे सिखाता है आपको, ये नहीं कर, वो नहीं कर, ऐसे नहीं कर, ऐसे मत कर। उस वजह से ना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस टाइम पे ऐसे होता है कि आपकी एक्सटेंडेड फैमिली ही इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, आपको सारी चीज़ें सिखाती है। मतलब दिक्कत ही है ना कि रिश्तेदार तुम्हें वैसे भी नहीं जीने देते, तुम्हें किसी भी चीज में उन्हें अपनी टिप्पणी देनी होती है, जिनसे ज्ञान नहीं भी चाहिए वो भी आगे ज्ञान देकर जा रहे हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल होता है, हमारे पेरेंट्स फोन करके बताते हैं जिस किसी रिलेटिव को कि भाई ये ऐसा हो गया है, पीछे हाय इसे ध्यान रखना, ऐसे मत देना, इसे चावल मत देना, समझ रहे हो? मतलब वो फोन पे इतना बोलने लग जाएंगे, तो वो चीज़ों की वजह से ना बड़ी इरिटेशन होती है कि यार हम भी बैठे हैं, चाहे मतलब दुनिया ऑनलाइन, तो मैं डॉक्टर्स बैठे, डाइटिशियन बैठे, वो बताएंगे। ये रिलेटिव ना हर लफड़े में घुस जाते हैं। मतलब तुम अगर गाड़ी भी लोगे ना तो फ़ोन करेंगे क्या जरूरत थी, समझ रहे हो? क्या जरूरत थी तो गाड़ी, ये क्या करने की जरूरत है, ये हवा में उड़ रहे हैं, इनको समझाओ पैसे बच, समझ रहे हो? वो तुम्हारी किसी भी खुशी में
खुश नहीं दिखते। है। तो वो होता है वो तुम्हारे ना फैमिली में इन्वॉल्वमेंट करेंगे, फ़ोन करेंगे मम्मी को या फिर पापा को, ये बताना हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसे नहीं करते, समझ रहे हो हमारे यहाँ, जिसका मतलब, और मेरी नेचर ऐसा है मैं पूछता हूँ भाई, मेरा मानना है क्वेश्चन करो तुम, ये नहीं है कि पहले से कोई चीज़ चलती आ रही तो उसे बस मान लो, उसके भी कहीं ऐसी रीतें होती है जिसमें लॉजिक होता है कुछ, ठीक है, जिनके पीछे लॉजिक नहीं है मतलब पूछ के तुम छोटे नहीं हो रहे, बस सीधा बताओ रीज़न बताओ कि बता, अगर लड़की कहते कमरे से बाहर नहीं निकलेगी 40 दिन, क्यों नहीं निकलेगी? बट ऐसा है एक्चुअली में, ऐसा कुछ होता है? ये सिर्फ ये लॉजिक पुराने, मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ कई सुनी बातें जो पहली पुरानी हम ऐसा है। पूछते कि भाई क्यों, वो फ़ोन करके कहते हैं हमारे ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ इतने दिन ये नहीं होगा, अब हवन होगा, ये मतलब फैमिली के अंदर फैमिली डिसीजन नहीं लेती, वो समाज ही वो आपका वैसे बैठा। और फिर फैमिली को फिर वही बात है ना, फोर्स कर करके टॉर्चर कर करके वो चीज़ करवाना चाहते हैं कि तुम करो ऐसा इनके साथ। तो हम बात कर रहे थे अबाउट द पोस्टपार्टम वाला फेज, आपने बताया डिलीवरी के बाद घर आने से ऐसे बिगिन होता है, फिर हाउ डज इट इंटेंसिफाइज, क्या चीज़ें इसको लड़की के लिए और टफ बना देती हैं कि जहाँ पे एक्चुअली बहुत गर्ल्स स्लिप डाउन कर जाती हैं इस फेज में? वहाँ पर देखो मैं ऑनेस्टली बोलूँ, अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होता ना तो फिर कुछ भी अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि हस्बैंड को एक शील्ड बनना ही पड़ता है आपके आगे की, जो आपको प्रोटेक्ट करे, है ना। तो मेरे हस्बैंड ने तो वो चीज़ करी, क्योंकि अगर कोई भी अगर बोलता था तो उसको ये होता था कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है, और सबसे पहले मेरे लिए चीज़ वो सही होगी जो डॉक्टर बोलेगा, तो वो तुरंत उसको टाइम नहीं लगता था। आज भी है, आज भी जैसे कुछ भी होता है ना हमारे इंडियन हाउस होल्ड में, क्या होता है देसी नुस्खे ये दे दो, इसको ये दे दो, जैसे भले बोलते रिश्तेदार से शहद चटवाना है जी, अरे नहीं चटवाते भाई, नहीं होती ये चीज़ ऐसी। डॉक्टर से इतनी वीडियोस डालते हैं, मना करते हैं, डॉक्टर साहब मना करते हैं, 6 मंथ्स तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रखना होता है, दूध से कुछ नहीं देना, पानी देना कुछ नहीं देना। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा ना रिश्तेदार बहुत इन्वॉल्व होते हैं ज्ञान देने के लिए, तो उनसे मेन प्रॉब्लम होता है। पोस्टमार्टम का बेसिकली ना देखो, इसके केस में पोस्टमार्टम इतने नहीं बोल सकती क्योंकि इस तक वो चीज़ें आई नहीं है। होता क्या था पहले के टाइम में ना, हस्बैंड भी इन्वॉल्व नहीं होते थे प्रेगनेंसी, चाहे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे देख लो, उन टाइम में होता है वो लोग अपना फैक्ट्री जा रहे हैं या फिर जॉब पे जा रहे हैं, मम्मी अकेली घर में घर भी देख रही है, बच्चा भी हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे भी ज़्यादा पैदा होते थे, तो दे लाइक उनको इतना था नहीं, ठीक है। आज के टाइम में क्या होता है, नहीं थे ना, लव मैरिजेस भी बहुत ज़्यादा लगे, और नॉर्मली लोगों को समझ में आ रहा है कि रिश्ते की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि हमने सबने ना अपने पेरेंट्स को पहले टाइम में लड़ते झगड़ते भी देखा, तो सबको होता है कि यार नहीं हमारे को ऐसा नहीं करना। हर कोई ना अपने पीछे देख के ना उसको अपग्रेड करने की कोशिश करता है कि हम इनमें जो क्वालिटीज़ है वो तो सीखेंगे, बट जो चीज़ मिस आउट है वो हम अपने रिलेशन में नहीं करेंगे। जैसे कि पेरेंट्स में होता है कि मेरे पापा था, जैसे मेरे पापा को अपनी लाइफ में उनके दादा मतलब हमारे दादाजी ने जो लाइफ दी होगी, उन्होंने सोचा होगा कि हमें उनसे अच्छी लाइफ देनी है, हमें शहर में लाए, घर बनाए, सारी चीज़ें करी। वैसे हर किसी का होता है कि हम अपना, वैसे वो पेरेंट्स में भी हम लोग सोचते हैं कि हमारे मदर फादर का उनका रिलेशन बहुत अच्छा था, बट जो अगर उनमें 10 अच्छी चीज़ें हैं तो 1-2 जो बुरी चीज़ें हमें वो माइनस करनी है, और जो 2-3 चीज़ों की कमी वो हम ऐड ऑन करते हैं, वैसा होता है। तो पहले के टाइम में ना हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं थे, मेरा मानना है। सबसे देखो सास हो कुछ हो, कोई कितना इन्वॉल्व हो जाए, बट एक हस्बैंड की लड़की की लाइफ में कोई कमी पूरी नहीं कर सकता, मतलब मेरा माइंडसेट है, इररिप्लेसेबल रोल है वो। तो उस टाइम पे ना, क्योंकि क्या होता है जब कोई औरत शादी करके आई है, तुम्हारा उससे इंटीमेसी भी है, तुम्हारे फिजिकल रिलेशन भी उससे, इमोशनल रिलेशन उसके साथ है, तो वो तुम पे ही डिपेंडेंट है उस घर में, ठीक है। वो तुम्हें देख के इस घर में ही, सास ससुर देख के कोई घर में नहीं आता, ठीक है। तो वो मेरे को दिखता था कि ये लड़की मेरे पे डिपेंड, तो मेरा काम है उसको मेंटल पीस में रखना। पोस्टमार्टम में क्या होता है, लोगों की ना इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हस्बैंड क्या होता है, अब जैसे प्रेगनेंसी में पहले मैं कहता हूँ, इसलिए मैं ऑफ ट्रैक चला गया, कि इन्वॉल्व होते हैं। तो जो ड्यूरिंग पूरी प्रेगनेंसी जो स्ट्रगल होता है ना फीमेल का, मैन अगर फिजिकली नहीं वो फेस करता ना, बट वो मेंटली उस चीज़ को फील कर पाता है कि यार इसकी लाइफ में ये चीज़ें आ रहे हैं, डे बाय डे ये चीज़, तो वो सारी चीज़ें पूरी प्रेगनेंसी का स्ट्रगल देखता है अब जो पेरेंट्स हैं। और वो अब के जो तुमने नोटिस करो, जो डैड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मेरा मानना है। जैसे मेरे को नहीं लगता कि मतलब पहले के टाइम में जब मैं हूँ या हमारी एज के जितने भी अब न्यू पेरेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, चाहे वो वर्किंग हो कुछ हो, उनको दिल से मन करता है अपने बच्चे से टाइम स्पेंड करने का, खेलने का, उससे वाइफ्स को भी ना सपोर्ट मिलता है, वो खुश होती है, चाहे उन्हें नहीं भी चाहिए सपोर्ट। वो बहुत, देखो फीमेल बहुत स्ट्रांग होती है, वो सब कुछ कर सकती है, बच्चा पैदा कर सकती है तो बच्चा पाल भी सकती है, इतना बड़ा कोई वो नहीं उनके लिए। हम लोगों के लिए बहुत, हम 1-2 घंटे खेलेंगे यार, थोड़ी देर देख लें, हम थक सकते हैं, बट माँ नहीं थकती, बच्चा कितना ही क्रैंकी हो। तो क्या होता है, हस्बैंड भी आता है, हस्बैंड जब वाइफ को दिखता है ना कि बच्चा संभाल रहा है खुद से, बोल के करवाना, कहते हैं ना बोल के और मांग के, जो मांगी हुई इज्जत या वो केयर होती है, वो
किसी काम की नहीं होती, तो वैसे ही होता है, बोल के नहीं, हस्बैंड खुद से इन्वॉल्व, खुद से आ रहा है, बीवी से हालचाल पूछ रहा है, ठीक है, वो खाने के लिए ला रहा है, ले यार तूने नारियल पानी नहीं पिया, जल्दी पी ले, दवाई का टाइम हो गया, थोड़ा सा ये नहीं कह रहे तुम बिल्कुल ही घुस जाओगे, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाओ बीवी की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जर्नी, पोस्टमार्टम में, कि तेरी दवाई का टाइम हो गया, खा ले, तूने खाना नहीं खाया बेटा, रेस्ट का, चला तुझे घुमा लाता हूँ। जब डिलीवरी होती है, बेबी घर पे आता है ना, तो मदर लिटरली में अपने बारे में 0% हाँ, सोचती है। उस टाइम पे हस्बैंड का काम है अपनी बीवी के बारे में सोचना, क्योंकि बच्चे के बारे में तुम नहीं सोचोगे, बीवी तो फिर भी सोच ली क्योंकि वो माँ बनी है, और बच्चे के लिए तो तुम्हारे फैमिली वाले भी आ जाएंगे, भाई हमारा पोता आ गया, हमारी पोती आ गई, समझ रहे हो, हमारा नाता आ मेरा गया। स्टिचेस रिमूवल जिस दिन था ना, मुझे नहीं पता था कि मेरे को स्टिच रिमूवल कराने जाना है, ये रजत को पता था, वरना तो मैं तो इसे आज भी नहीं पता इसकी वैक्सीन होती है, जैसे अभी सर्वाइकल कैंसर वगैरह को 2-3 दिन नई वैक्सीन आएगी, को ट्यूमर वगैरह नहीं होगा, उसकी भी वैक्सीन आ गई हैं, जैसे फीमेल्स को हो जाता है वो सब, इसको डेट से याद ही नहीं रहती। मैं पूरा लगता हूँ कि हाँ भाई अब जाना है, कल रेडी रही हो, उसको तो मेरा मानना है हस्बैंड अब इन्वॉल्व होते हैं तो वो पूरी जर्नी फेस करते हैं साथ में, तो उनको ना फील होता है कि भाई कितना बड़ा छोटी मोटी चीज़ नहीं है बच्चा करना, तो इसलिए ना फीमेल भी मतलब वो पोस्टमार्टम में नहीं जाती अगर उनका हस्बैंड सपोर्टिव प्रेजेंट है, मतलब सपोर्टिव भी भाड़ में जाए, मतलब तुम प्रेजेंट होने चाहिए अपनी वाइफ के पास, समझ रहे हो, उसके पास कोई होना चाहिए सुनने वाला, ये नहीं कि सिर्फ बीवी थी तो तभी सुन लिया अब नहीं सुन रही, पर लड़के ना पिंड छुड़ाते हैं, भागते हैं, अरे मम्मी देख लेगी, वो नहीं करना चाहिए। मैं तो मेरा मानना है उस टाइम पे एटलीस्ट तुम 6 मंथ्स भी अगर तुम कर लोगे ना, वो 6 मंथ्स वो पूरी लाइफ के 60 साल याद रखेगी तुम्हें, और तुम 6 महीने ना पूछो, बच्चा बड़ा हो जाए, फिर तुम चाहे पूरी जिंदगी बच्चे को खिला लो, वो 6 महीने का गुस्सा मन में रखे बैठेगी। ये एग्जैक्टली ये बहुत सी लड़कियों ने भी ये बात बोली है कि उस टाइम पे लाइक थोड़ा सा प्रेगनेंसी से पहले और कुछ वक्त प्रेगनेंसी के बाद जो उन्हें ट्रीटमेंट मिलता है ना, वो उनको हमेशा याद रहता है। डू यू फील इट? यस एग्जैक्टली। प्रेगनेंसी में जब आपका हस्बैंड आपको प्रॉपरली टेक केयर, ऐसा नहीं सारा टाइम आपके पीछे लगा हुआ है, बट एटलीस्ट ये है कि आपके लिए अटेंटिव है, उसको पता है कि इस टाइम पे अगर आप उठ रहे हो तो आपको क्या चाहिए। मैं कभी कभी अगर बेड से उठ रही हूँ तो रजत को पता है मुझे पानी चाहिए, बिकॉज मेरी पानी की बॉटल खाली है, अब मैं वो भरने जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं पानी की बॉटल भर के ला सकती हूँ, पर मेरा हस्बैंड एकदम अरे तू बैठ जा, पानी की बॉटल लाए, मैं लेके आता हूँ। रजत पानी की बॉटल भर के लेके आया, वो एक छोटा सा एफर्ट था उसके लिए, बट मेरे माइंड में इतना सेटिस्फाइंग था कि मैं पूरी रात आराम से सोई हूँ। यार बेसिकली होता है मन में ये भी तो होता है यार, सी सेक्शन, वो डॉक्टर ने कहा था कि अगर स्टार्टिंग 1-2 मंथ से इन्होंने रेस्ट कर लिया तो इनको लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं है, वरना सी सेक्शन में लोग कहते हैं कि ना लॉन्ग टर्म में दिक्कत आती है अगर लड़की ने रिकवरी नहीं करी ढंग से। तो मेरा माइंडसेट ये था कि यार मेरी बीवी ने हमारे मतलब ठीक है उसकी भी खुशी है, बट मेरे लिए भी इतनी चीज़ें फेस करी है, तो 1-2 महीने मैंने तो सब कुछ बंद करा, अपनी सिर्फ बीवी का टेक केयर करना और है। सबसे जो क्रूशियल टाइम होता है ना, सबसे क्रूशियल जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उस टाइम पे उसकी टेक केयर करना। उस टाइम पे रजत फुली अटेंटिव था, फुली, मतलब मुझे वो रातों रात भर सोने को बोलता था और पूरी रात मैंने कहा पूरी रात सो, क्योंकि कहता है एक बार जब लंबी नींद तूने जैसे ब्रेस्ट का पंप से वो कर लिया, मिल्क ले लिया, अब तो सो जा, रात को जब बीच में 2 बार उठेगा मैं पिला दूंगा। एक बार तो थोड़ा तो एक घंटा करके सो रही है, और एक बार तुझे इकट्ठी 7-8 घंटे की नींद मिल जाए ना, तो वो नींद के रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकता। तो मैं सो देता, उसकी वजह से ना ये बहुत जल्दी रिकवर भी हुई इसकी बॉडी। तो जैसी हो गई, मुझे 1 मंथ मैंने टेक केयर करा, फिर मैंने जापा वाली आंटी लगवा दी, मगर ठीक है अब तो को सपोर्ट देता हूँ, बट इनिशियली मुझे जापा भी भरोसा नहीं है, चाहे वो प्रोफेशनल, मुझे इसकी मम्मी पे भरोसा नहीं, मुझे अपनी मम्मी पे भरोसा नहीं, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। मेरे को लगता है जो टेक केयर मैं इसकी कर सकता ना, मुझे कोई शर्म नहीं थी, जैसे इनके मतलब डायपर्स लड़कियों की भी होते, हर चीज़ करवाई मैंने इसकी, बट मैंने कहा मैं करूँगा। बट रजत ने मेरी टेक केयर तो बहुत अच्छे से करी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से, तभी तो तारीफें कर रही है। अभी देखो वो पोस्टमार्टम जो तुम कह रहे हो, अगर मैं इसका टेक केयर नहीं करता भी बोल रही थी हस्बैंड ऐसे होते हैं। हाँ, और पोस्टमार्टम में ये होता है कि उस टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल तो आप होते ही हो, छोटी छोटी चीज़ें आपको इफेक्ट करती है, आप रोते हो बहुत ज़्यादा। मुझे याद है, पर मैं ऐसी थी, भले मेरे साथ छोटी मोटी चीज़ कोई भी हो रही थी ना, मैं मतलब एक छोटी सी चीज़ पे भी रो रही थी। जैसे मेरी मम्मी आई हुई थी मेरी टेक केयर करने के लिए स्टार्टिंग के 10 डेज़ के लिए, तो मेरी भाभी है ना, उनकी भी डिलीवरी थी उसी के टाइम के आसपास, तो मम्मी सिर्फ भाभी के साथ हॉस्पिटल चली गई थी। मैं उस टाइम पे इतनी छोटी बच्ची बन गई थी कि मेरी मम्मी सीढ़ियों से नीचे उतरी और मैं रोना शुरू, इतना ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कि रजत घबरा गया मुझे देख के, क्या मेरी मम्मी। मैं वैसे दामाद नहीं बनता कभी, जनरली मैं कैजुअल तरीके से रहता हूँ कि बेटे की तरीके से। उस टाइम मैंने कहा मैं स्वाति तेरे लिए तो मैं दामादी बन जाऊंगा, कैसे हो तुमसे अपने मैं तो ताने तूने मार के रोक लेता था। बोला मम्मी तो बहुत जोर जोर से रो रहा है, आप रो रही है, आपको तो आना ही पड़ेगा। मेरे को मतलब अपनी मम्मी उस टाइम पे ऐसी चाहिए थी कि बस मेरे पास ही बैठी रहे, क्योंकि उस टाइम आप मम्मी चिपको हो जाते हो।
बहुत बुरा हाल हो जाता है। पर ये होता है कि आप इमोशनल जितने भी ज़्यादा होते हो ना, उसके साथ साथ ये होता है कि अगर आपके आसपास अच्छा एनवायरनमेंट है ना, आपके आसपास लोग हंस खेल रहे हैं, आपके बेबी के साथ खेल रहे हैं, बेबी उठ रहा है, जाग रहा है, थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहे हैं, तो सब कुछ ठीक लगता है, धीरे धीरे हो जाता है। स्टार्टिंग के 3 months होते हैं थोड़े मुश्किल, धीरे धीरे करके ना आप उस रूटीन को फॉलो करने लग जाते हो, तो वो आपकी लाइफ के साथ रूटीन मिक्स हो जाती है। पहले दिन से मजा आ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले भी रातों को सोता नहीं था, मैं 2-4 घंटे और लेट सो जाऊँ, मुझे तो इतना मजा आ रहा है। जैसे मेरा बच्चा है, मुझे जागना, मुझे पहले मैं सिर्फ गेम खेलने के लिए जागता था, अब मैं अपने बेटे के साथ खेलने के लिए जागता हूँ। तो मतलब मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा अपग्रेड है। मतलब मेरे को पबजी खोले भी सालों, मतलब जब से मेरा बच्चा हुआ ना, मैंने महीनों से खोली भी नहीं। अब बस मेरे को होता है मेरा बेटा जाके वो हल्के करके खेलता है, वो देखे तो मुझे कभी इस चीज़ को स्ट्रेस मैंने माना ही नहीं, कभी लोड प्रॉब्लम कभी नहीं माना। मेरे को तो लाइक बेस्ट लगता मुझे। हाँ, स्वाति का सोच के स्ट्रेस वो लगता था यार ये ठीक रहे, पर बच्चे के साथ तो मुझे पहले दिन से, क्योंकि मुझे पहले दिन से 40 दोनों सब कुछ आ गया था, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं। हमने तो यार अब ये थोड़ा सा लीनियंट हो गया क्योंकि इसको पता है ना अब सब कुछ बेसिक लाइफ में आ चुका है। अब वो पॉटी करता है ना, पता क्या करता है, कमरे से बाहर भाग जाता है। वो थोड़ा सा कर देता है। मैंने कहा यार मैंने तो कुत्तों की भी पोटी उठाई है, वो भी इतनी नहीं करते, क्या है, ऊपर तक चढ़ जाती है। छोटा बच्चा है, वो उल्टा टेढ़ा मेढ़ा होता है, गलती से भूख कर भी देता है तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, पूरा गंदा, ये तो दहशत में आ जाता है, देखती भाग जाता है। भागता नहीं हूँ, पहले मैं मेड को बुलाता हूँ, नैनी को बुलाता हूँ, वो हेल्प करती है, पूरा करवाती है, हाथ पैर पकड़ लेता हूँ, वो कर देती है। जरूरी थोड़ी कि तू भी प्रेजेंट होती है, मैं भी तो करवाता हूँ, वो अलग बात है। अब जैसे उस दिन था, मेरे से नाराज़ हो गई। अब सोचो, मेरे को पता है एक टाइम के बाद ना तुम गिफ्टिंग कुछ मैटर नहीं करती। अब मुझे दिख गया ये मेरे से थोड़ी किसी बात पे चिढ़ गई है। अच्छा, मैंने क्या करा, बच्चे ने पोटी करी, मैंने कहा ला मैं कर दूँ, रहने दो, अरे मैं करती हूँ। मुझे पता है वो कर तो मेरा उस टाइम तो चलेगी, लेकिन बाद में शांत हो गया, अच्छा कर रहा है। एक टाइप मदर को ना मनाने, एक गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए तुम गिफ्ट सोच सकते हो, आई लव यू, ड्रामेबाजी कर सकते हो, कुछ भी है। मदर होने के बाद ना तुम उसको बस ये दिखाओ, तुम उसके बच्चे की केयर करके दिखाओ एक्स्ट्रा, वो मेरा पति सबसे प्यारा, वो वैसे तो मान जाती है। तो मैंने अभी रिसेंटली भी दोबारा से करा तो वो खुश होगी। मैं कहा जितनी जरूरत होगी ना, ये कुछ चीज़ तो एक्सक्लूसिव होनी चाहिए ना। अब क्या है, कोई नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं करूँगा। अब नैनी भी होती है, मम्मी भी है, स्वाति खुद गई है तो खुद ही भैया मैं फुल ध्यान अपना खुद ही रखती हूँ उसका। मुझे पसंद भी नहीं है कोई ऐसी ज़्यादा पकड़े या कुछ भी करे, क्योंकि क्या होता है, मैं नानी के भरोसे नहीं रख सकती बच्चे को। मेरा एक थोड़ा माइंडसेट ऐसा है, मेरा बच्चा मेरी गोदी में ही होना चाहिए, क्योंकि मैं जो उसको केयर दे सकती हूँ कोई भी नहीं दे सकता। तो मेरे दिमाग में यही रहता है। और वैसे ही मेरे इसके साथ है, जो मैं इसकी केयर कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। तो इसको लगता है मैं उसकी मम्मी से कंपटीशन लगा रहा हूँ। अब तो क्या मेरी मम्मी से कंपटीशन लगा रही है जो मैं केयर कर सकती हूँ, वही होता है। तो स्वाति, डेफिनेटली ये जो जर्नी होती है, ये जो कुछ मंथ्स होते हैं, ये टाइम मदर एंड फादर दोनों के लिए बहुत ही डिफरेंट होता है। जिनका फर्स्ट बेबी है उनके लिए फर्स्ट टाइम एवर एक्सपीरियंस होता है, इससे पहले सिर्फ सुना ही होता है। मतलब बहुत एक अलग सा टाइम होता है, जो हैप्पी भी है, थोड़ा इमोशनल भी है, सब कुछ है। बट अगर इस पूरे फेज के अंदर आपको स्टिल अपना कोई एक बेस्ट मेमोरी बतानी हो, जो इस पूरे फेज की आपकी सबसे बेस्ट मेमोरी रही है, तो कौन सी होगी? सबसे बेस्ट मेमोरी तो ऑब्वियसली यही थी जब मैं अपनी बेबी का वेट कर रही थी और मेरी डिलीवरी हो रही थी। जैसे ही उसकी आवाज़ आई वाह करके, वो मतलब उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आज तक अगर आप पूछोगे मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट, तो मेरा वही था। ओह, दैट्स सो ब्यूटीफुल। रजत भाई, आपके लिए बेस्ट मोमेंट पूरी इस जर्नी का? पूरी जर्नी का सबसे बेस्ट मोमेंट जब आपको, आप अंदर से, मतलब एक होता ना, आप बड़ा स्ट्रॉन्ग बने हुए हो, बट एक ऐसा मोमेंट जब आप दो नहीं खुशी वाली थी। मैं रोता नहीं हूँ, मैं अच्छी चीज़ है, मैं क्यों रो भाई। नहीं, सही बात। तो मैं 2 ही चीज़ें मुझे याद आती। एक, जब पहली बार उसने प्रॉपर धड़क करके मारी थी लात, ओए होए 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 होए, मतलब ऐसा लग रहा था मारता रहे तू मारता रहे। वो चीज़ बहुत, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे बेस्ट चीज़ वो थी। एंड सेकंड, वो जब बेबी होता है ना, जो वो बिल्कुल पास मदर के पास लेके आते हैं, तो ना एक होता है कि तुम खुद तो फादर बन ही रहे हो, तुम्हारे को भी देते हैं, वो अलग फील होता है। एक ना उस चीज़ को लोग नोटिस नहीं करते, तुम्हारे गोदी में तो दे दिया, वो सब कहते हैं भाई मैंने अपने बच्चे को गोदी में उठाया, वो कंपेयर नहीं कर सकते। बट जब तुम्हारी को पहली बार दिखाते हैं और मदर के पास लाके ना वो टच कराते हैं, फिजिकल टच कराते हैं कि बच्चा रियलाइज़ करे वो मदर के, शांत हो जाता है बेबी। तो वो जो ना उस चीज़ को लाइव देखने का जो फील है, होता है, तुमने वीडियो में देखा है कि मदर के पास बिल्कुल ऐसा गिलगिला सा बच्चा आता है, ग्रीन से कपड़े के अंदर होता है, एकदम यूँ लगता है, एकदम शांत हो जाता है। मैं अपनी वाइफ को देख रहा हूँ जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो एकदम उसी इमोशनल ब्रेकडाउन होकर उसको किस्सी करती है। वो जो विजुअल था ना, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। मेरे को वो वीडियो में से कहता हूँ अगर डाल दे, बट हम वहाँ तो ये नहीं सोच पाते कि कभी डालेंगे। मैंने खुद रिकॉर्ड करा ऐसे करके, मैं देख भी नहीं रहा, थोड़ा फ्रेम भी टेढ़े मेढ़े मैं यूँ देख के, क्योंकि मेरे को कहता कैमरे में रिकॉर्ड हो ना हो, आंखों में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैं वो जो मोमेंट था ना कि बेबी पहली बार आता है, लगता है ऐसे करके रोता है, इतना सा बिल्कुल सा,
तो वो मोमेंट बहुत स्पेशल होता है, मतलब सारे वो मोमेंट एक इतना तरफ। प्रीशियस मोमेंट होता है ना कि हमारा मन भी नहीं कर रहा। शायद इसलिए भी होता है क्योंकि लोग यूजुअली ओटी के अंदर नहीं होते डिलीवरी के टाइम पे, तो उनको तो पहली बार बच्चा उनकी गोदी में देखने को मिलता है, तो शायद उनके लिए वो होता है। बट मेरे लिए पहला गोदी वाला तो था ही नहीं, मेरे लिए पहला था जब वो बेबी को लेके आए, हम दोनों साथ में इतने ही पास बैठे हैं और हमारे बिल्कुल बगल में लाके उन्होंने बेबी ऐसे रखा हुआ, ऐसे रो रहा है, फिर उसका कपड़ा उठाया, वो अपनी फुन्नी सी दिखाता है छुटकी सी अपनी तो वो मोमेंट सबसे ज़्यादा मतलब मेरे लिए तो स्पेशल था। बाकी दूसरों को हाँ जिन्होंने वैसे नहीं देखा तो उनके लिए तो गोदी वाली बेस्ट हुआ, तो ठीक है। That is so beautiful. आप लोगों ने डेफिनेटली एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी को अभी गो थ्रू किया है, जो हमेशा याद रहती है एक इंसान को लाइफ टाइम। कभी इस फेज को नहीं 7 मिनट्स होते हैं ना लाइफ के, वो जो एंड में आएंगे उसके अंदर 2 मिनट तो ये ले ही जाएगा, 5 मिनट में 4 मिनट मेरी बीवी ले जाएगी, 1 मिनट घर वाले भी ले जाएंगे। That is so beautiful. तो कोई एक एडवाइस जो स्वाति आप हर लड़की को देना चाहोगे जो या तो इस फेज से गुजरने वाली है, अबाउट टू एंटर इनटू दिस फेज, या भी उस फेज में ऑलरेडी है, जितनी भी लड़कियां आज आपको सुन रही हैं, वन एडवाइस फ्रॉम योर साइड जो आप उन सबको देना चाहोगे? मैं एक ही एडवाइस दूंगी। देखो, सोसाइटी का प्रेशर होता है बेबी को फॉर्मूला नहीं देना, बेबी को अपना ही ब्रेस्ट फीड दो, बट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस भी नहीं कहेंगे, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना हर मदर एफर्ट्स डालती है और उतना ही आप भी डाल रहे हो। अगर आपका बेबी 1-2 बार थोड़ा 80% ब्रेस्ट फीड पे रह के 20% फार्मूला ले भी रहा है तो दैट इज़ टोटली ओके। डॉक्टर्स भी अलाउ करते हैं, फार्मूला आता ही इसलिए कि आप बेबी को दे सको। तो अगर आप अपने बेबी को फॉर्मूला दे रहे हो तो यू आर नॉट अ बैड मॉम, आप अपने बच्चे का ही पेट भर रहे हो। अगर 1 बार दे भी दिया या 2 बार दे भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर स्टिल वेरी गुड एंड कीपिंग अप विद इट वेरी वेल। तो आप अपने बेबी का बस सोचो और कुछ भी मत सोचो, और बेबी के लिए अपने बेस्ट दो जो भी दे सकते। बहुत टेंशन होती है, बहुत लड़कियां मुझे डीएम्स भी करती है कि आप अपने बेबी को फॉर्मूला दे रहे हो, ब्रेस्ट फीड पे रख रहे हो, हमें टेंशन हो रही है, हम दें या ना दें। तो उस चीज़ पे इतना स्ट्रेस मत लो, आप दे सकते हो। आप इतना बड़ा इस चीज़ को टैबो मत बनाओ। 8 मतलब अगर आपका बेबी 8 फीट लेता है तो आप 6/2 का डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली अगर आप बाहर निकलो, ऐसा नहीं आप पूरी ज़िंदगी घर बैठ सकते हो, कभी इमरजेंसी बाहर जाना पड़ेगा, कुछ हो जाए तो बेबी को ऑन द स्पॉट फीड कैसे करोगे, घर भी अगर छोड़ना है तो एनी उसे फॉर्मूला एकदम से दोगे तो उसे डाइजेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए आपको बैलेंस रखना चाहिए। बट कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करो, वो बहुत ज़रूरी है बेबी के लिए। तो वो लो इस चीज़ को इतना स्ट्रेस मत लेना। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस क्या दोगे वो तो कुछ भी और कोई एडवाइस अगर आप चाहते हो देनी, दिस वाज अ गुड वन, वेरी गुड वन, बट इसके अलावा भी और कुछ अगर आप कहें। देखो, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी कि देखो ये जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, ये आपके बहुत बुरे होते हैं। मूड स्विंग्स की वजह से बहुत गुस्सा आता है, बहुत कुछ होता है। आप अपना गुस्सा पति पे निकालो, पर निकालने के बाद अपोलोजाइज करके सारी चीजें सेटल डाउन कर लो। That's important, कि बेचारा वो भी ना पिस रहा है। ठीक है, पीट सकते हो पति को, गुस्सा भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर उसके बाद पति ही है जो आपके साथ रहेगा, आपका ध्यान रखेगा और आपसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा। तो ये मत करना कि गुस्से में आपने उसको कुछ भी सुना दिया, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया और उसके बाद ईगो में साइड होके बैठ गए। तो यार, एक आदमी कभी भी अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शो नहीं करता है, बट अंदर से वो भी वही फील करता है। जब आप बुरा फील करते हो, आपको भी जैसा होता है वैसे एक आदमी को भी होता है, पर वो दिखाता नहीं है। तो आप जाके, अगर आपने गुस्से में कुछ बोल भी दिया है, प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स ऊपर नीचे चलता रहता है, तो आप प्यार से जाके मना लो और बात कर लो, कुछ मत करो, एक पप्पी कर दो, हग कर दो, सब सेटल हो जाता है। ये अगेन बहुत ही अच्छी एडवाइस थी, डेफिनेटली, नो डाउट। मेरे साथ अन्याय हुआ है। रजत भाई, अब आपके एंड से कोई एक एडवाइस टू एवरी गाय जो अपनी वाइफ के साथ इस फेज में एंटर करने वाला है, जो ऑलरेडी इस फेज में है, जितने भी लड़के आज आपको सुन रहे हैं, एनी वन एडवाइस टू ऑल ऑफ देम? देखो भाई, एक सबसे बढ़िया एडवाइस आप लोगों को ये दूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। एडवाइस तो चलो ठीक है, बट ज़रूरी है। प्लीज़, जब आपको पता चले आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप प्रेजेंट रहो अपनी वाइफ के पास, वाइफ के साथ प्रेजेंट रहो, उसके लिए ढाल बन के आगे खड़े रहो, क्योंकि 10 चीज़ें, 10 मुँह 10 बातें आएंगी। तुम्हारा को मेक श्योर करना है तुम्हारी बीवी का कंफर्ट सबसे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम वो अकेली नहीं है, उसके पेट में तुम्हारा एक बेटर वर्जन भी है। ठीक है, तो तुम कुछ मत करो, सिर्फ प्रेजेंट रहो, उसकी सुनो, वो क्या फील कर रही है, क्या बोल रही है, क्योंकि उसके पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो वो अपनी मम्मी पापा से भी नहीं शेयर कर सकती, तो वो तुम्हारे से ही बोलेगी। पल्ला मत झाड़ना कि भागो, इग्नोर करके हाँ ठस कर दो, मम्मी देख लेगी, ये मत करना प्लीज़। बस प्रेजेंट रहो, तुम इसे
बहुत अमेजिंग जर्नी होती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत अच्छा मतलब बहुत अमेजिंग जर्नी होती है प्रेगनेंसी बेबी की। तुम अगर हैप्पीली देखोगे तो तुम बहुत इन्जॉय करोगे। बट एक ही एडवाइस, प्लीज़ प्रेजेंट रहो। तुम्हारी प्रेजेंस उसके लिए दुनिया के सारे दौलत से बढ़कर हो सकती है। एक बस सिर्फ प्रेजेंस तुम्हारी, और कुछ मत दो, बस प्रेजेंस रहो, उसके सामने प्रेजेंट रहो, उसकी सुनने वाले बनो, वो और कुछ नहीं मांगेगी तुमसे। दैट इज सो अमेजिंग गाइज, आप दोनों ने इतनी वाइज एडवाइस दी व्हाइल कंक्लूडिंग। बाकी डेफिनेटली आप लोगों की ये जर्नी बहुत अमेजिंग थी। आई गेस एवरीवन होप्स कि आगे भी जो जर्नी आगे आने वाली है वो भी बहुत अमेजिंग हो। अगर हमारी कोई सी भी बात किसी को ना समझ में आई हो, क्योंकि सबके परसेप्शन, सबका माइंडसेट अलग होता है, तो उसके लिए वी आर रियली सॉरी। रादर देन उसके गुस्सा मत होना, हम भी इंसान गलती करता है। अगर आपको नहीं पसंद आया इट इज ओके, और आप हमें एडवाइस करना rather than गाली देना, उल्टा देना, तो आप एडवाइस करना, हम उस चीज़ के बारे में सोचेंगे। शायद हम गलत हो सकते हैं, हम nobody is perfect। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। भगवान आपके घर में सुख शांति रखे, आपकी मम्मी पापा की उम्र लंबी करे, इससे ज़्यादा अच्छी दुआ मैं आपको दे नहीं सकता। दिस इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट ब्लेसिंग, सो स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच रजत भाई। आई गेस ये सबके लिए एक सबसे बेस्ट दुआ ही हो सकती है। सो लड्डू का एक्चुअली पॉडकास्ट और सोशल मीडिया डेब्यू यहीं से कर लेंगे। नहीं, मैं बेसिकली मतलब मेरे लिए सोशल मीडिया उसका बनाना, कोई उसको इन्फ्लुएंसर बनाना नहीं, मेरे लिए कि मेरे पर ना तुम्हारे फ़ोन खो सकते हैं, तुम्हारा सब कुछ उड़ सकता है, बट मैं चाहता हूँ एक जगह ना उसकी लाइफ की पूरी न्यू बोर्न से लेकर बड़े होने उसकी सारा ना मेरे पर पूरा डाटा होना चाहिए। मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है, इंस्टाग्राम अपने आप स्पेस बनाएगा। लिटरली हमारे पास 2 टीबी है दोनों के अलग फ़ोन में, और दोनों भर चुके हैं। तो वो सिर्फ लड्डू के चक्कर में हमारे डेली की 200 से 250 इमेजेस और वीडियोस होती हैं उसकी। तो अब इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बेसिकली वो अगली बात तो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहे तो हम उसे हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, वो अगर पढ़ाई करना चाहे अच्छी बात है, कर ले। वैसे मेरी औलाद मुझे लगता नहीं पढ़ाई में होगी। मेरी भी दिल से ख्वाहिश है कि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन बने, क्रिकेट खेले, क्योंकि मतलब मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं थोपूँ उस पर, जैसे हमारे माँ बाप थोपते थे कि हम कहते थे क्रिकेट खेलना नहीं, पढ़ाई लिखाई करो, ये करो। तो उसका जो मन करे, मैं तो चाहता हूँ, बस मेरी ख्वाहिश है वो क्रिकेटर बनने की कोशिश करे। उसे जो मैं सपोर्ट बेस्ट टू बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। उस पर कभी मैं प्रेशर नहीं करूँगा कि तू कंपेयर नहीं करूँगा उसे। एक एडवाइस और, प्लीज़ मेरे को जो मेरा थॉट है, आप भी प्लीज़ एज अ लड़का, अगर आपका कभी लड़कों की लड़कियों के साथ ऐसा चीज़ नहीं होती, एक लड़का फेस करता है, पेरेंट्स ना कंपैरिजन बहुत करते हैं कि भाई फलाने का लड़का देख उसने इतने मार्क्स लिए, फलाने का लड़का देख उसने ये कर दिया, वो तो देख कहाँ निकल गया, तू यहीं रह गए। तो प्लीज़ अपने लाइफ में ना अपने बेबी को कभी किसी से कंपैरिजन मत करना, वो बहुत बुरा लगता है उसको ना। वो बचपन की चीज़ एंड तक मेरे ख्याल से वो दिमाग में रहती है। तुम खुद एक लड़के हो, तुम समझ सकते हो कंपैरिजन ही अपने, देखो हर बच्चा अपने आप में बेस्ट है, तो प्लीज़ अपने बच्चे को हमेशा ना लिफ्ट अप करना कि बेबी यू आर बेस्ट, तू हमारा बेस्ट है, तो हमारे से बेटर वर्जन है। मतलब मैं तो अपनी बेटी को ऐसे, मतलब बेबी को ऐसे ही बोलूँगा। तो बाकी उसकी खुद की लाइफ, उसकी जर्नी, उसका स्ट्रगल, उसकी मेहनत, जो अपने आप उसकी लाइफ में उसने लिखा होगा, मेहनत करेगा उसे मिलेगा। सो प्लीज़ कंपेयर कभी मत करना अपनी बेबी, खासकर बॉयज़ को। बहुत ज़्यादा बुरा होता है फेस वो लाइफ के अंदर। सो एक्चुअली जाते जाते एक और बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी, एंड आई रियली थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए समझना है ये बात। थैंक यू फॉर दैट रजत भाई। और एक और चीज़ बोलूँगा, एक चीज़ मुझे फादर बनने के बाद और पता चली, जैसे मतलब लाइक मैं ना अपनी लाइफ में बहुत कंप्लेन करता था कि पापा यार, मेरे पापा का ना नेचर क्या था, वो हमारी तो चीज़ें फुलफिल कर देते थे, बट जब बात उनकी आती थी तो मैंने बोलता था यार पापा, मेरे फ्रेंड्स के फादर जो है एकदम टिच होके रहते हैं, वो ना अपने लिए चीज़ें नहीं बाय करते थे। लाइक अगर उनका कुछ लेने का मन है तो वो अपने लिए चीज़ें मार लेंगे। एक ही शर्ट पहन ली 4 बार, 2-3 शर्टें उन्हीं को बाहर पहने, 2 ही सूट है उन्हीं को पहन रहे जगह जगह, समझ रहे हो। शादियों के सूट बचा के रखते थे ये लोग। तो मुझे लगता था कि यार ये पापा हम सब के लिए इतनी चीज़ें करते हैं, हमने कंप्यूटर मांगा, साइकिल मांगी, स्कूटी मांगी, बाइक मांगी, हमें मिल गई, रो पिट के मिल गई, जैसे मर्जी मिल गई, पिकनिक पे जाना है, बट वो अपने पे नहीं करते थे। बट अब मुझे जैसे रियलाइज़ हो रहा है ना, जैसे अब मेरा खुद में मतलब मैं फादरहुड में आया तो मुझे समझ में आ रहा है कि साला हमारा बाप क्यों खर्चा नहीं करता था अपने ऊपर। तो ना वो मतलब बहुत ग्रेटफुल रहना अपने पेरेंट्स के लिए। तुम्हें उस टाइम पे लगता है यार तुम्हारे पेरेंट्स नहीं करते, कंजूसी हैं, भाई वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारी बेटर फ्यूचर लाइफ के लिए ही कंजूसी करते हैं। आज मेरे ऐसी चीज़ें, मतलब मैं ऐसा लड़का था, मतलब जब बंदा नया नया पैसा कमाता है, खासकर इन्फ्लुएंसर में ना, सबके सर पे चढ़ता है, थोड़ा भी पैसा कमा लेता है ना, जितनी उसको सोचता होता है उससे एकदम ज़्यादा आ जाता है। तो अब मुझे रियलाइज़ होता है, पहले मैं खुला खर्चा करता था, अब मेरे को अगर कोई सोचो मेरे को एक एक्टिवा स्कूटी लेनी है, ठीक है, मेरे को 20 लाख की गाड़ी में भी BMW सोचता हूँ कभी कभी ले लो, बट ना अब नहीं सोचता मैं। अब मेरे मन में आता है कि यार नहीं यार, मैं अपने बच्चे के लिए काम करता हूँ, FD कर दूँ, म्यूचुअल फंड में डाल दूँ, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूँ, कहीं मतलब प्रॉपर्टी बना लूँ, मैं समझ रहा हूँ। अब ना बस बैक ऑफ द माइंड ये घूमता, तो अब समझ में आता है कि भाई बाप ने क्यों अपने ऊपर खर्चा नहीं किया था, वो बाप बन के ही समझ में आया है। सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे फादर के लिए,
मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी है, मैं ये नहीं कहूँगा मैंने स्ट्रगल करा है ना, मेरे घर में सब ने स्ट्रगल करा एक्सेप्ट मी। मेरे को मेरे ब्रदर ने, मेरी सिस्टर ने, सब ने मतलब बहुत पैम्पर किया। सबसे छोटा था, सब वेल सेटल, पढ़े लिखे, सब इंजीनियर, टीचर्स, पापा भी अच्छी जॉब, मतलब वो फैक्ट्री थी उनकी, सब कुछ बढ़िया था, रेंट भी आता था। तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है ना, तो मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। बट एक गलती जो मैंने करी और शायद हर कोई कर देता है अपने बचपन में, अपने माँ बाप को ऐसे बोल देता है कि आपने मेरे लिए करा ही किया है। तो प्लीज़, मैं लाइफ के अगर कुछ मुझे रिग्रेट है ना लाइफ में, अगर ज़िंदगी में मुझे 1-2 ही रिग्रेट हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि शायद मैंने एक टाइम पे आके कि हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमें अपनी औकात से बेस्ट स्कूल में भेजना। तो वहाँ पे ना और बच्चे आते हैं, ऑडी, समझ रहे, होंडा सिटी मिनिमम ऐसे देते हैं। मेरे पापा पे स्विफ्ट होती थी, तो मैं बोलता था तुमने मेरे लिए करा ही किया है, उनके पापा ऐसे करते हैं और मेरे दोस्त के, तो वो मत करना। जैसे हम कहते हैं ना, अपने बच्चे को कंपेयर मत करा करो, तो वैसे प्लीज़ अपने पेरेंट्स के लिए भी, जो और कोई छोटा बच्चा हमें देख रहा है, तो प्लीज़ मेरी एडवाइस, कभी भी अपने फादर, अपने पेरेंट्स के लिए ये मत बोलना कि आपने मेरे लिए करा किया। क्योंकि एक सर्टेन उम्र के बाद जब आप लाइक 27, 28, 30s में आओगे ना, तब आप पेरेंटिंग में तो आपको रियलाइज़ होगा कि शायद आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। वो अपने लेवल पे, अपने हिसाब से जो बेस्ट कर सकते उन्होंने आपके लिए करा। सो थैंक यू सो मच फादर फॉर द लाइफ यू गिवन मी। एंड सामने से नहीं बोलेगा ये, सामने से नहीं बोलो, चलो आज बोल दिया हम तो देखेंगे। नहीं, वो पॉडकास्ट भी नहीं देखेंगे, तभी बोल रहा हूँ। अगर मैंने देख लिया और वो देख लिया, वो मुझे देखे मैं हूँ, तो मतलब मतलब क्या है, मैं उनसे, मतलब हमारे ना बीच में बात ज़्यादा नहीं होती, प्यार बहुत है, बट कम्युनिकेशन आज भी बैरियर है। फादर एंड सन का ना हमारे यहाँ पे चलता रहा है। जैसे पापा कुछ भी बात बोलते हैं ना, मुझे हंसी आती है, तो मैं इवन कुछ ज़्यादा इंटरेक्ट कर लेती हूँ, पर मैंने इसको नहीं देखा कि ये किसी बात पे ऐसे करे, फिर भी करने की कोशिश करता, तो पापा इसके साथ इतना पापा ही नहीं करते। मैं कोशिश करता हूँ शायद मैं वो बैरियर तोड़ूँ अपने फादर के साथ, बट मेरे फादर, उनको पसंद ही नहीं है। वो प्यार बहुत करते, वो पीछे से बोलेंगे मेरा बेटा भाई, मेरे बोलती मेरी चीज़ें कर देता है, सुनने में आ जाए, पता चल जाता है, अच्छा लगता है। बट मेरे सामने मेरे पापा मेरी एक तारीफ नहीं करे, कुत्ता है, निकम्मा है, अरे तो सुनता ही नहीं है, निकम्मा। वो सामने मेरे को 100 गाली दे देंगे, बट पीछे से मेरी तारीफ करते, तो मेरे लिए तो भी बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर द लाइफ यू गिवन मी अगेन, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज एज माई पेरेंट्स। मेरे भाई, मेरी बहन, वो बहुत अच्छे थे, एंड ऊपर से लाइफ जिसके साथ मेरे को पूरी जीनी है, मेरी बीवी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ गुड वाइफ इन माई लाइफ, एंड आई विल ट्राई माई वेरी बेस्ट टू बी अ गुड हस्बैंड, ऑल्सो अ बेस्ट फादर। मैं हस्बैंड में 8-9 हो सकता हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी 15 out of 10 टू फॉर माई लड्डू। तो ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा लाइफ में। एंड तुम्हें कभी भी लेफ्ट आउट फील नहीं होगा, कभी ये नहीं लगेगा कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ या ऐसा कुछ हो गया, मैं मोटी हो गई हूँ, हो भी जा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरी सामने बोल रहा हूँ, मेरी टूवर्ड्स मेरा तेरे टूवर्ड्स कभी अटेंशन केयर में कभी कमी फील हो, तो आप मुझे थप्पड़ मार सकते हो और बोलो तूने बोला था साले, तू नहीं बदलेगा। तो मैं ट्राई करूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा हस्बैंड, अच्छे फादर बनने की भी, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरा ध्यान इससे ही नहीं हटता। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टुडे, फॉर गिविंग योर टाइम एंड लोगों के साथ इतनी बढ़िया बातें करने के लिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। दैट रियली मीन्स अ लॉट। जल्दी से मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट पे, फिर कुछ और नई बातें करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। आई रियली होप आपको आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको आज का ये पॉडकास्ट, कैसी लगी रजत और स्वाति की ये पूरी जर्नी, उनकी एडवाइसेस, उनकी बातें, उनका रोमांस, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वी वुड लव टू रीड योर कमेंट। एंड जिसने अब तक टॉक्स विद नमित को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले किसी भी और अमेजिंग पॉडकास्ट को आप बिल्कुल मिस ना करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।